चलो शल्य तंत्र प्रारंभ किया जाता है आज से। शल्य तंत्र का परिचय देखते हैं। तो शल्य तंत्र को काशीराज भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत आदि शिष्यों को उपदिष्ट किया है तथा सुश्रुत संहिता बनाई है। इसके कौन कौन उनके शिष्य थे उनके संदर्भ में श्लोक में दिखाया गया है सुश्रुत सूत्र 1 में। अथ खलु भगवंत अमर फलाना ढिमका से करके काशीराज दिवोदास ने, जो धन्वंतरी जी थे, उन्होंने उनके कौन कौन शिष्य हुए हैं भैया, तो वही अपन आओ आओ वी करे पेज स्टार्ट अपन ने याद किया था। ओमदेव, वेतरण, और अभ्र, पोष्क, कलावत, करवीर, गोपुर, रक्षित और सुश्रुत, ऐसे करके कितने 7 शिष्य हुए थे जिसमें सुश्रुत जी की संहिता अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। शल्य तंत्र की परिभाषा में दे रखा है तत्र शल्य नाम विविध तृण काष्ठ पाषाण पांशु लोह लो आष्टि बाल नख पूय दुष्ट प्रणान गर्भ। अपने को सब पता है ना क्या क्या आता है ना, इंटरव्यू में जब अपने से पूछेंगे तब ये श्लोक याद करके जाएंगे। अभी इसके अंदर अंदर का पता है ना कि कोई भी विविध प्रकार के तृण हो गया, काष्ठ हो गया, पाषाण हो गया, पांचु हो गया, लोहा हो गया, लोहस्की हो गया, बाल नख, इन सब के कारण जो पूरी स्त्राव हुआ है या दुष्ट व्रण बना हुआ है या कोई भी अंतर्गर्भ में शल्य है, इन सब के उद्धारण करने के लिए, यंत्र शस्त्र छार अग्नि इनके प्रणिधान के लिए और व्रण के विनिश्चय करने के लिए जिस शास्त्र का अध्ययन किया जाता है उसे अपन शल्य तंत्र कहते हैं। शल्य तंत्र के प्रधान के संदर्भ में 3 लाइनें कही जाती है। आशुक्रियत करणाद, आशु क्रिया करता है, ये इमरजेंसी में काम आता है। यंत्र शस्त्र छार अग्नि प्रणिधान, यंत्र शस्त्र छार यूज इसमें होते हैं। और सर्वतंत्र सामान्य, ऐसे 3 बिंदुओं के कारण जो शल्य तंत्र होता है इसको अपन प्रधान कह सकते हैं। शल्य तंत्र का महत्व तो आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में शाश्वतम पुण्यम क्या कहा है, इसको शल्य तंत्र को पुण्य कहा है। ठीक है ना। जैसे आचार्य सुश्रुत ने शल्य तंत्र को पुण्य कहा है और चिकित्सा को पुण्यतम कहा है। ठीक है ना। वैसे ही चरक ने क्या कहा है, आयुर्वेद को पुण्यतम कहा है। ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। सुश्रुत साहब ने शल्य तंत्र को पुण्य कहा है और चिकित्सा को पुण्यतम कहा है और आचार्य चरक ने आयुर्वेद को पुण्यतम कहा है। ठीक है। शल्य चिकित्सक के 6 गुण अपने को रटे हुए होते हैं भैया। शौर्यम, आशुक्रिया, शस्त्रम तीक्ष्णम, शस्त्र की तीक्ष्णा को जाने वाला, अस्वेदम, अवेपतु, असमोष्ट, ये 6 प्रकार के क्या होते हैं, शल्य चिकित्सक के गुण होते हैं। शौर्य क्रिया करने वाला मतलब शौर्य होना चाहिए, वो आशु क्रिया करने वाला होना चाहिए, शस्त्र की तीक्ष्णता को जानने वाला होना चाहिए, अस्वेद होना चाहिए, अवेपतु होना चाहिए, असमोह होना चाहिए। फिर एक परिकर्मी बोलते हैं आचार्य सूत्र स्थान के 5वें अध्याय में। परिकर्मी कैसा, एसएसबी होना चाहिए भैया अपना, स्निग्ध, स्थिर और बलवंता होना चाहिए। ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए, एसएसबी होना चाहिए। अपन देखते हैं परिकर्मी एसएसबी स्निग्ध स्थिर बलवंता होना चाहिए। फिर शस्त्र कर्म देखते हैं तो आचार्य चरक ने 6 शस्त्र कर्म बताए, आचार्य सुश्रुत ने 8 बताए। 6 कौन कौन से बताया भैया, लेप्रसी में पांव में छेदन, ऐसा करके अपन सुश्रुत का चरक का याद करते हैं ना। तो ले से लेप्रसी है ना, ले से क्या बताया, क्या हो जाएगा लेखन, प्र से आ जाएगा अपना क्या प्रच्छान, सी से क्या आ जाएगा अपना सीवन, लेप्रसी में पांव में छेदन, पा से क्या जाएगा पाटन, व से क्या जाएगा वेदन और छेदन से छेदन, ऐसे करके अपन कोड बनाया होता है ना। लेप्रसी में पांव में छेदन करते हैं कौन, चरक। 6 उन्होंने बताए। आचार्य सुश्रुत अपने को श्लोक याद है भैया, छेद्यम भेद्यम लेख्यम वेद्यम एश्यम आहार्यम विस्त्रावम इति, विस्त्राव्यम और सीवनम इति, ये क्या होते हैं 8 प्रकार के अष्टविध शस्त्रक्रम होते हैं। छेदन मतलब क्या, एक्सीजन देना, काट के अलग करना, जैसे अर्श चर्म कील भगंदर रोगों में करेंगे। भेदन मतलब क्या, इंसिजन देना, चीरा लगाना, जैसे विद्रदी या पूय अंतर्गर्भ पूय में जिसका मुख बन गया उसमें करेंगे भैया। लेखन खुरचना, जैसे किलास रोहिणी उपजीविका में करेंगे। वेदन सिरावेद जो पंचरिंग अपन करते हैं। ऐषण नाड़ी रोग में अपन करते हैं, उन्मार्गी रोगों में। आहरण जो होता है अपन दंत मल में या कर्णमल में या जो ग्रंथि होती है उसमें कर देते हैं। विस्त्रावण जो होता है वो ड्रेनेज होता है, पूई को वली आदि से बाहर निकालना विद्रदी में करते हैं। सीवन जो होता है ना, मेद समुत्थान भिन्ना सुलिखित गदा, आगे देखेंगे कहाँ कहाँ देते हैं। ठीक है ना। अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह, तो एक बताता है 12, एक बताता है 13। ठीक है। तो मैंने ऐसे ट्रिक याद करवाया था कि सेम टू सेम सुश्रुतोक्त जो है 8 वैसे के वैसे, अष्टांग संग्रह के 12 हैं, अष्टांग हृदय के 13 हैं। कैसे, यूके में डिग्री ग्रहण करी थी किन्होंने, अष्टांग हृदय ने, लेकिन संग्रह बूढ़े लोग हैं तो उनके पास क्या थी, डिग्री नहीं थी, है ना। तो यूके में डिग्री ग्रहण की थी, है ना। तो यूके से क्या आ जाएगा उत्पाटन और कुट्टन, में से क्या आ जाएगा मंथन, डिग्री से आ जाएगा मतलब डिग्री मतलब सेल्सियस जलाते हैं ना, तो उससे आ जाएगा दहन, और ग्रहण से तो ग्रहण है। तो यूके में डिग्री किसने ग्रहण करी थी, अष्टांग हृदय ने, लेकिन बूढ़े लोग थे उनके पास डिग्री नहीं थी, तो कौन सा एक हट गया था,
डिग्री मतलब दहन वाला एक हट गया था, ठीक है ना। तो इसी प्रकार अष्टांग हृदय के 13 प्रकार के शस्त्र कर्म होते हैं और अष्टांग संग्रह के 12 प्रकार के शस्त्र कर्म होते हैं। फिर सुश्रुत और डलन ने त्रिविध कर्म का उल्लेख किया है। इस त्रिविध कर्म में क्या क्या बोलते हैं ये लोग कि शस्त्र कर्म में पंचकर्म जैसे अलग अलग कर्म नहीं होते, इसमें 3 प्रकार के कर्म होते हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार त्रिविध कर्म कौन कौन से होते हैं? पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, ये होते हैं भैया, ठीक है ना। चाणक्य अलग है ना, लंघित पातन दो अवसेचन और पंचकर्म अलग अलग मानते हैं। फिर देखते हैं अपन पूर्व कर्म में क्या क्या आ जाता है। तो शस्त्र सर्जरी से पहले पूर्व क्रम में सब कुछ आ जाता है, जैसे रोगी को लघु भोजन कराकर पूर्व अभिमुख बिठाकर मर्मों को बचाते हुए शस्त्रक्रम करना चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा प्रधान कर्म आ जाता है भैया। प्रधान कर्म में क्या क्या करेंगे भैया? प्रधान कर्म में बोलते हैं शस्त्रों को कहाँ कहाँ चलाना है, कैसे कैसे चलाना है, उसकी टेक्निक बताई हुई है आचार्य सुश्रुत के पंचम अध्याय में। शस्त्रों को हमेशा लोमों के अनुकूल ही चलाना है, ठीक है ना। शस्त्र हमेशा कहाँ चलाने? लोमों के अनुकूल चलाने हैं। महत्वम च पाकेशु द्वय अंगुल त्रय अंगुश। एक मिनट, एक मिनट। तो प्रधान कर्म में क्या कह जाते हैं? शस्त्रों को हमेशा लोमों के अनुकूल चलाना है, ठीक है। महत्वम च पाकेशु द्वय अंगुलंतरम त्रय अंगुलंतरम शस्त्र पद मुक्ता। पाक युक्त महत्व वर्ण में हमेशा 2 से 3 अंगुल लंबा शस्त्र बनाना चाहिए। कुछ नहीं, अपनी युक्ति के अनुसार शस्त्र कर्म का जो व्रण है अपने को बनाना चाहिए ना। हमेशा ऐसा बोलते हैं कि 2 से 3 अंगुल लंबा अपने को बनाना चाहिए पस को बाहर निकालने के लिए या अंदर फूल को बाहर निकालने के लिए। फिर ये सभी पूछते हैं भैया कि शल्य चिकित्सक का मुख कहाँ होता है, रोगी का मुख कहाँ होता है? रोगी का मुख हमेशा पूर्व में होता है और शल्य चिकित्सक का मुख हमेशा कहाँ पे होता है? पश्चिम में होता है। किस किस को? तो शस्त्र को अपन लोमों के अनुकूल चला रहे हैं और अभ्यंग में अपन हमेशा लोमों के क्या करते हैं? अनुकूल लगाते हैं। दो चीजें लोमों के प्रतिलोम करते हैं, वो किस किस को करते हैं भैया? तो प्रतिलोम में आलेप और उद्वर्तन करते हैं, अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। अभ्यंग भी अपने को लोमों के अनुकूल करना है, शस्त्र भी अपने को लोमों को अनुकूल चलाना है, लेकिन उद्वर्तन और आलेप क्या कर सकते हैं अपन? प्रतिलोम उल्टी दिशा में लोमों के कर सकते हैं। फिर छेदन के कुछ प्रकार बोले गए हैं चरक सूत्र सुश्रुत सूत्र के पंचम अध्याय में। वो बोलते हैं कि तिर्यक छेदन किसी किसी बॉडी के ऐसे ऐसे पार्ट है वहां पे तिर्यक छेदन करेंगे, कुछ पार्ट है जहाँ पे अर्धचंद्राकार छेदन करेंगे, कुछ पार्ट है वहां पे चंद्राकार करेंगे और कुछ स्थान पे सीधा छेदन या ऋजु छेदन करेंगे। तिर्यक कहाँ कहाँ करते हैं तो मैंने बताया था, जिसमें छह छह वो आ जाए, है ना। अक्षी गुक्षी कक्षा वंक्षण ऐसे सब जहाँ जहाँ पे तिर्यक करेंगे ना। तो सारा का जरा फेस वाला एरिया जैसे भ्रू, गंड, शंख, ललाट, अक्षिपुट, ओष्ठ, दंत वेष्टक, कक्षा कुक्षी वंक्षण, इन सब में क्या करेंगे? तिर्यक छेदन करेंगे ना। कक्षा कुक्षी वंक्षण इन सब में तिर्यक छेदन करेंगे और फेस की सारी चीजों में। बाकी अर्धचंद्राकार कहाँ पे? दो चीजें, गुदा और मेटर, इनमें क्या करेंगे? अर्धचंद्राकार करेंगे अपन। चंद्राकार कहाँ पे करेंगे तो मैंने बोला था हाथों और पैर के तलवों में, क्या हाथों के पैर में चांद दिखा रहे थे ना, तो हाथ और पैर के तलवों में चंद्राकार होता है, गुदा और मेटर में अर्धचंद्राकार होता है और शेष सभी स्थानों पे कैसा होता है? ऋजु होता है, ठीक है ना। अपन ने इसे देखा। फिर एक अभुक्त शस्त्रक्रम, शस्त्रक्रम हमेशा कैसा करना चाहिए?
मतलब भुक्त खाना खिला के ही करना चाहिए, लेकिन कुछ रोग होते हैं जिनमें क्या होता है अभुक्त शस्त्रक्रम अपन करते हैं, है ना। तो उसका मामा भूखा सर्जरी कराने भागा, अपन ने याद किया था ना, उसका मामा भागा ऐसे करके याद। तो उसका ऊ से क्या आ जाएगा अपना, उदर रोग आ जाएगा। माँ एक माँ से आ जाएगा मुख रोग, एक से आ जाएगा अपना मूड गर्भ, अर्श अर्श और अश्मरी, ऐसे करके 5 रोग होते हैं जिनमें अभुक्त शस्त्रक्रम अपने को करना चाहिए, है ना। इसमें से माँ हट मतलब एक क्या बोलते हैं, एक एम हट जाएगा और उसका हट जाएगा, माँ भागी, ऐसे करके अपन देखेंगे। तो अग्निकर्म भूखे पेट उसमें करेंगे अपन, ठीक है। पश्चात कर्म में क्या करना चाहिए, एक बार इंसिजन दे दिया, सारा पूरी बहा दिया, नाड़ी चिकित्सा में शल्य चिकित्सा अपन ने उसकी कर दी। तो तदंतर व्रण को शस्त्र से निकालकर अंगुलियों द्वारा धीरे धीरे दबाकर जितना भी पूरी भरा हुआ अंदर उसको निकाल देना है। निकाल देने के बाद क्या करते हैं, कसाई से व्रण का अच्छे से प्रक्षालन करना है। फिर प्लोत द्वारा पानी का रखकर या तिलकल्प मधु, तिलकल्प मधु सर्पी से लिप्त औषधि की वर्ती को व्रण में रखकर सद्यो व्रणित औषध कल्क से व्रण को ढककर उस पर कवलिका रख के वस्त्र पट्ट बांध देना। सब बैंडेज कैसे करते हैं सब आपको पता है। हे शिव में तीसरे दिन पट्टी खोलेंगे, तो अपन ने ट्रिक बताई थी, हे शिव तीसरा नेत्र खोलो, है ना। तो हेमंत शिशिर वसंत इन तीनों ऋतु में तीसरे दिन अपन पट्टी खोलेंगे। ग्रीष्म वर्षा शरद जो बाकी है उनमें दूसरे दिन अपन पट्टी खोल देंगे, ठीक है ना। हे शिव में कहा तीसरे दिन बाद अपन पट्टी खोलते हैं, है ना। फिर अतिपातेतु रोगेशु ने छेद विदम विशिगम, श्लोक अपन ने रटना था कि अगर व्रण में पाक द्वारा या तीव्र रक्त स्त्राव द्वारा हानि या प्राण भय होने की संभावना पर पट्ट मोक्षण के उक्त नियमों का ध्यान रखते हुए जलते हुए मकान के प्रतिकार में जिस किसी उपाय से लाभ पहुंचाने वाली प्रतिक्रिया करने, कुछ नहीं, ऐसा बस बोला है कि अति पातेतु रोगीशु में सब नियम कायदे अपने को फॉलो नहीं करना है ना, जैसे हो सके वैसे उसका उपचार कर देना है अपने को, है ना। तो अति पातेषु रोगेशु नेछेद विधि मिदम भिषकम, ये किसके संदर्भ में आया, कहाँ का रेफरेंस ऐसा पूछा जाता है, तो सुश्रुत सूत्र 5 का है ना, अति पातेषु रोगेशु वाला श्लोक, ठीक है। फिर शस्त्र निपात जन्य व्रण हर पीड़ा योग क्या होता है, तो अपन ने सर्जरी कर दी, उसको बहुत ज्यादा वेदना हो रही, तो उस वेदना के लिए क्या करने, मुलेठी को कोष्ण घृत के द्वारा उस स्थान पे सेचन किया जाता है ना। तो एक याद रखना क्या, मुलेठी को मुलेठी के चूर्ण को कोष्ण घृत के द्वारा सेचन कराने से क्या होती है, शस्त्र निपात जन वेदना। ये सर्जरी कर्म करने पहले तो एनेस्थीसिया होता नहीं था ना, तो अपन ऐसे ही करते थे सर्जरी। तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन को मैनेजमेंट के लिए क्या यूज करते थे अपन, मुलेठी के चूर्ण में कोष्ण घृत का सेचन अपन करते थे, ठीक है। फिर सद्योभग्नि की चिकित्सा भी ऐसे करते हैं ना, वाग्भट बोलते हैं। फिर यंत्र के संदर्भ में कुछ भी आते आ जाती है अपना, तो यंत्र के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते भैया। प्रधानतम यंत्र कौन होता है, तो ऐसा बोलते हैं प्रधानतम यंत्र हस्त होता है, हस्तमेव प्रधानतम यंत्राणाम। यंत्र की संख्या आचार्य सुश्रुत बोलते हैं 101 होती है, ठीक है। अष्टांग संग्रह बोलते हैं 106 होती है, अष्टांग हृदय बोलते हैं 116, 106 अपने को सही मान रहे थे उसमें, ठीक है ना। तत्र मन शरीर बाधा करानी शल्यानी, मन और शरीर में बाधा करने वाले को शल्य कहते हैं, और इसके आहरण के उपाय को क्या कहते हैं अपन, यंत्र कहते हैं, ठीक है ना, अपन ने पढ़ रखा है, ठीक है ना। सर्व शरीर बाधा करणम शल्यम, सारे शरीर में जो बाधा उत्पन्न कर दे उसे क्या कहते हैं अपन, शल्य कहते हैं। मन और शरीर को बाधा पहुंचाने वाला जो होता है वो शल्य होता है, और शल्य को आहरण के या निकालने के जो उपकरण होते हैं उन्हें क्या यंत्र कहा जाता है। यंत्रों के प्रकार तो 101 यंत्र हैं, उनको अपन ने 6 प्रकार के यंत्रों में डिवाइड किया है। सबसे पहला होता है स्वस्तिक यंत्र, फिर होता है संदंश यंत्र, फिर होता है ताल यंत्र, फिर होता है नाड़ी यंत्र, फिर होता है शलाका यंत्र, और अंत में होता है उपयंत्र। स्वस्तिक यंत्र 24 होते हैं, संदंश और ताल यंत्र संख्या में दो दो होते हैं, नाड़ी यंत्र 20 होते हैं, शलाका यंत्र 28 होते हैं, और उपयंत्र होते हैं 25, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, तो स्वस्तिक यंत्र अष्टांग और इसका कोरिलेशन है, तो अष्टांग ने भी बराबर 24 स्वस्तिक माने हैं, और सुश्रुत ने भी स्वस्तिक 24 माने हैं, निश्चित संख्या नहीं बतलाई, सुश्रुत के समान इन्होंने बताया है ना, इसलिए वाग्भट का पेपर में कभी नहीं आता, क्योंकि उन्होंने गणना में संख्या नहीं लिखी कि 101 116 है कि 106 है ना, अपन गिन गिन के लिख देते, लेकिन श्लोक में नंबर नहीं आया तो कभी पेपर में आएगा नहीं। अपन ने पीजी में भी यही वाला निष्कर्ष में निकले थे। संदंश यंत्र अलग दो उन्होंने बढ़ा दिए ना, कौन कौन से दो बढ़ा दिए, एक अंगुली संदंश यंत्र और एक मुचुंडी संदंश यंत्र, ये दो अतिरिक्त माने हैं ना। ये वाग्भट मुचुंडी संदंश यंत्र किसका है, ऐसा पूछ सकता है कि इस यंत्र का वर्णन किसने किया है, तो अंगुली संदंश यंत्र और मुचुंडी संदंश यंत्र किसका है भैया, सुश्रुत का है भैया। ताल यंत्र सेम टू सेम, दोनों के एक ताल द्विताल दोनों सेम, वाग्भट और सुश्रुत के सेम होते हैं। नाड़ी यंत्र ये लोग 20 मानते हैं, वाग्भट ने नाड़ी यंत्रों की संख्या निश्चित नहीं मानी है, लेकिन सुश्रुत उक्त मूल नाड़ी यंत्र जो 12 होते हैं वैसे के वैसे माने, टीकाकरण ऐसे करके नहीं याद रखना अंदर का। शलाका यंत्र जो होती है 28 मानी आपने सुश्रुत ने, इनमें 6 कौन कौन सी स्पेशल ऐड करी है, तो गर्भ शंकु, दंत निर्घातन शलाका, कर्ण शोधन शलाका, अर्धवक्तेंद्रु शलाका, ये सब कुछ 6 जो स्पेशल ऐड करी है वो अपन देखेंगे कौन कौन सी है जब इनको डिटेल में पढ़े। उपयंत्र का नाम बदल के वाग्भट ने अनुयंत्र कर दिया, अष्टांग संग्रह का है ना, और अष्टांग
सॉरी अष्टांग हृदय है। इन्होंने जो अनुयंत्र कितने माने, 19 माने, ठीक है। उपयंत्र जो 19 प्रकार, सॉरी उपयंत्र जो 25 प्रकार के आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं, आचार्य वाग्भट ने उन्हीं का नाम अनुयंत्र लग दिया और उन्हें बताया कि इनकी संख्या होती है 19, ठीक है ना। फिर अपन स्वस्तिक यंत्र के संदर्भ में कुछ कुछ बातें देखते हैं। तो स्वस्तिक यंत्र की लंबाई कितनी होती है भैया, तो 18 अंगुल है ना, 18, 16, 12 ऐसे करके अपन ने पढ़ते हैं ना। तो स्वस्तिक, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी भैया, 18 अंगुल हो जाएगी। सुश्रुत वाग्भट दोनों इसकी लंबाई 18 अंगुल ही मानते हैं। स्वस्तिक यंत्र की आकृति हिंसक पशु पक्षी के मुंह के सदृश होती है। ये अस्थिगत शल्य निर्हरण में प्रयुक्त होते हैं। वो अस्थिगत शल्य के निर्हरण के उपाय में कौन यूज आते हैं, स्वस्तिक यंत्र आते हैं। दृश्य शल्य को सिंह मुख के द्वारा और गूढ़ शल्य को कंक मुख के द्वारा निकालना चाहिए। अपन पढ़ रहे हैं, जो आसानी से दिखाई दे रहा है दृश्य शल्य है, उसको सिंह मुख यंत्र द्वारा अपन बाहर निकाल लेंगे, और जो गूढ़ शल्य है अंदर छुपा हुआ है, उसको किसके द्वारा, कंक मुख शस्त्र द्वारा निकाल के बाहर निकाल लेंगे। स्वस्तिक यंत्रों को फोर्सेप्स कह सकते हैं आधुनिक मतानुसार। स्वस्तिक यंत्र के सिर पर मसूर के समान काले से, मसूर के समान कील से जुड़े रहते हैं ना। तो अपन उसमें श्लोक में देखते हैं, इसमें ना क्या बोलते हैं, मसूर सिंह ऐसे करके श्लोक में आता है, ठीक है ना। तो ये जो होती है ना, मसूर के समान कील से जुड़े रहते हैं। कौन से यंत्र जुड़े रहते हैं, स्वस्तिक यंत्र से जुड़े रहते हैं। हिंसक पशु सम्मुख वाले कितने होते हैं, तो हिंसक पशु वाले 9 होते हैं, और हिंसक पक्षी वाले कितने होते हैं, 15 होते हैं। अंदर का याद नहीं करना ना, अंदर नहीं पूछेगा। ये अपना क्या हो गया भैया, स्वस्तिक यंत्र हो गया ना। स्वस्तिक यंत्र में क्या क्या याद गया अपन ने, अस्थि के शल्य को निर्हरण के लिए यूज करते हैं। इसके जो मूल में जो होती है क्या, मसूर के समान की कील जुड़ी होती है, 18 अंगुल इसकी लंबाई होती है। पशु मुख वाले 9 होते हैं, पक्षी मुख वाले 15 होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, संदंश यंत्र पे। संदंश यंत्र जो होता है दो प्रकार के होते हैं, सनिग्रह मतलब कील युक्त, और अनिग्रह मतलब कील रहित संदंश होता है, ठीक है ना। इसकी लंबाई 16 अंगुल होती है। ये कहाँ कहाँ के, त्वचा मांस सिरा स्नायु के शल्य का निर्हरण करता है, पढ़ते हैं अपन है ना। संदंश यंत्र जो होता है चिमटी फोर्स जिससे अपन पकड़ते हैं, ठीक है, चिमटी जैसा होता है। संदंश सांप के मुंह से दंश करते हैं ना, वो होता है, ठीक है ना। तो ये त्वचा मांस सिरा स्नायु गत शल्य के निर्हरण में प्रयुक्त होता है। ड्रेसिंग फोर्सेप्स से कर सकते हैं। अष्टांग हृदय ने 4 माने ना, 2 एक्स्ट्रा माना, एक मुचुंडी संदंश यंत्र और एक 6 अंगुली संदंश यंत्र, अंगुली संदंश यंत्र। मुचुंडी संदंश यंत्र के बारे में मिला था, मुचुंडी वाला जो होता है, सूक्ष्म दंत मूले गंभीर व्रण मांसा नाम है ना, छोटे मुंह वाला, ऐसे याद रखना। सूक्ष्म दंत मूले मतलब इसके छोटे छोटे दंत मूल होते हैं, और गंभीर व्रण मांस के ये होता है। फिर 6 अंगुली संदंश या 6 अंगुली संदंश यंत्र जो होता है वो उपपक्ष्म के शल्य को निर्हरण के लिए यूज किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उपपक्ष्म वाला 6 अंगुली संदंश वाला होता है, और मुचुंडी संदंश कहाँ पे, दंत मूल गंभीर वर्णमांसों में यूज करते हैं, ठीक है ना। मुचुंडी संदंश यंत्र होता है जिसके सूक्ष्म दंत होते हैं, और गंभीर वर्णमांस में जो मर्म में जो सारे शेष रह गए शल्य वल्य उनको निकालने के लिए मुचुंडी संदंश यंत्र काम आता है। और 6 अंगुल संदंश यंत्र जो होता है सूक्ष्म शल्य उपपक्ष्मणान, उपपक्ष्म के जो आईब्रो के नीचे जो अपनी उपपक्ष्म होती है वहां के शल्य को निकालने के लिए 6 अंगुल संदंश यूज अपन करते हैं। फिर अपन देखते हैं ताल यंत्र। तो एक ताल द्विताल ताल बजाते हैं अपन, ठीक है ना। तो ताली दोनों हाथ से बजाते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, ऐसे अपन ने याद किया। इनकी लंबाई कितनी होती है, 12 होती है ना। और कर्ण नासा नाड़ी, ऐसे अपन ने याद किया ना, कान के पास ताली बजाते हैं। तो कर्ण नासा नाड़ी वाला स्ट्रोक जो आता है ना, कर्ण नासा नाड़ी, उन शल्य को निकालने के लिए अपन ताल यंत्र यूज करते हैं, ठीक है ना। इनकी आकृति कैसी होती है, मछली के तालू के समान होती है, अपन ने देखा है, ठीक है। उपयोग कर्ण नासा नाड़ी के शल्यों में प्रयुक्त होते हैं। ज्यादा कोई डिटेलाइज नहीं, वाग्भट ने एक्स्ट्रा भी नहीं बताया, जो अपने को अलग से याद करें। फिर अपन देखते हैं नाड़ी यंत्र। तो नाड़ी यंत्र कितने होते हैं, 20 होते हैं भैया। आचार्य सुश्रुत ने मूल नाड़ी यंत्र 12 बताए, लेकिन इनकी संख्याएं ज्यादा कम होकर कितने हो जाते हैं, 20 टोटल गणना अपन इसकी करते हैं। कुछ कुछ होते हैं जो एक एक होते हैं, फिर कुछ कुछ होते हैं जो दो दो होते हैं। बाकी मतलब मैक्सिमम जो यंत्र होते हैं वो एक एक ही होते हैं। जैसे अर्श यंत्र और भगंतर यंत्र, ये कितने होते हैं भैया, दो दो होते हैं। भगंदर यंत्र एक छिद्र वाला द्विछिद्र वाला, अर्शु यंत्र एक छिद्र वाला द्विछिद्र वाला ना। अर्शु यंत्र को डिटेल में भी पढ़ेंगे, उसी के सेम टू सेम भगंदर यंत्र भी होता है। फिर वस्ती यंत्र, कितने प्रकार के वस्ती यंत्र बताया आचार्य सुश्रुत ने, तो 4 प्रकार के बताए भैया। 6 अंगुल वाला, 8 अंगुल वाला, 10 अंगुल वाला, 12 अंगुल वाला। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ना। किसमें कौन सा यूज करेंगे वो भी अपन देखेंगे इस प्रश्नों। फिर उत्तर बस्ती देखते हैं भैया अपन। तो उत्तर बस्ती जो होती है वो 2 प्रकार का, ये भी उत्तर बस्ती यंत्र होता है, स्त्री में देने वाला, पुरुष में देने वाला। फिर धूम यंत्र अलग से देखते हैं अपन, स्नेहिक धूम यंत्र, प्रायोगिक धूम यंत्र, विरेचनिक धूम यंत्र, ऐसे करके 3। बाकी सब एक एक होते हैं ना। मूत्रवृद्धि श्रावण यंत्र, जलोदर श्रावण यंत्र, निरुद्ध प्रकाश यंत्र, सन्निरुद्ध गुद यंत्र, अलाबु यंत्र और श्रृंग यंत्र, है ना। ऐसे करके टोटल कितने नाड़ी यंत्र हो गए अपने पास, 20। कितनी इनकी लंबाई होती है, तो अलग अलग लंबाई होती है भैया अलग अलग यंत्र की। कहाँ कहाँ उपयोग हो इसका होता है, तो
स्त्रोतोगत शल्य में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, नाम भले इनका नाड़ी है लेकिन नाड़ीगत शल्य में नहीं आता है, नाड़ीगत शल्य में ताल यंत्र, कर्णासन नाड़ी में ताल यंत्र यूज आता है, ठीक है ना। इनमें भले इसके नाम में उसके नाम में नाड़ीगत शल्य था लेकिन वो सॉरी, इसके नाम में नाड़ी यंत्र हैं लेकिन ये नाड़ीगत शस्त्र शल्यों के उदाहरण के लिए काम में नहीं आता है। स्त्रोतोगत शल्य के उदाहरण के लिए आता है, रोग के दर्शन के लिए अपन इसको यूज करते हैं, आचूषण के लिए यूज करते हैं और क्रिया शोकार्थन के लिए इसको यूज करते हैं। इसकी लंबाई एग्जैक्ट नहीं है, परिणाम के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार इसका लंबाई बदल सकती है, ठीक है। तो स्त्रोतोगत शल्य के उदाहरण के लिए, रोग के दर्शन करने के लिए, आचूषण करने के लिए और क्रिया शोकार्थ करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, नाड़ी यंत्र का यूज करते हैं। फिर हराण चंद्र जी ने कुछ बोला है अलग से कि सुश्रुत संदीपनाथ जिन्होंने लिखी है हराण चंद्र जी, वो बोलते हैं कि अरसो यंत्र दो होते हैं, है ना, एक स्त्री एक मुख एक छिद्र दो छिद्र नहीं, एक स्त्री वाला एक पुरुष वाला। वस्ती यंत्र चार, जैसे आपने बताया वैसे ही बताऊंगा। उत्तर वस्ती यंत्र दो की जगह इन्होंने 5 बता दिए भैया, 2 स्त्री में 2 पुरुष में और 1 कन्या में, ऐसा बोलते हैं। धूम यंत्र जो है 3 की जगह इन्होंने 5 बता दिए, ऐसे कुछ कुछ मिलाकर नाड़ी यंत्रों के 20 भेद इन्होंने कर दिए। फिर अष्टांग हृदय की कुछ स्पेशल नाड़ी यंत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो अपने को याद रखनी है। कौन कौन से होते हैं भैया, तो सबसे बोले बोलते हैं अष्टांग हृदय कंठ अवलोकनी नाड़ी। तो मैंने 3 इनकी चीज बताई थी ना, क साय ऐसे करके, कंठ वाली, शल्य निर्गातन और योनि। 10 12 16 ऐसे करके मैंने याद करवाया था ना, 10 अंगुल 12 अंगुल 16 अंगुल, है ना। कसाय करके अपने को याद रखना, KSY कसाय, KSY कसाय, कंठ अवलोकनी नाड़ी वाग्भट स्पेशल, शल्य निर्गातनी नाड़ी वाग्भट स्पेशल और योनि प्रक्षेपण यंत्र। इन सबकी लंबाई कितनी होती है, 10 12 16। आपने वो फिगर होता है ना 10 12 16 वाला जो फिगर होता है वो किसमें आता है, वाग्भट के स्पेसिफिक जो लंबाई बताइए उनके लिए अपन देखते हैं। तो कंठ शल्य अवलोकनी नाड़ी 10 अंगुल लंबी होती है, 5 अंगुल मोटी होती है। पंचमुख छिद्रावली मतलब 4 कर्ण के वारंग के लिए पंचमुख छिद्रा यूज करते हैं और 3 कर्ण के वारंग के लिए अपन, सॉरी 2 कर्ण के वारंग के लिए त्रिछिद्रा यूज करते हैं। शल्य निर्गातनी नाड़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। शल्य निर्गातनी नाड़ी जो होती है पद्म कर्णिनी मूर्धनी सदृश, है ना, पद्म कर्णिनी मतलब जो कमल के फूल होता है उसके मुंह के सदृश होती है, 12 अंगुल लंबी होती है और चतुर्थ सुशिरा नाड़ी होती है, ठीक है ना। सब 2 चीज याद रखनी है, 12 अंगुल लंबी होती है, पद्म कर्णिका मूर्धनी, कर्णिका जो कमल की जो कर्णिका होती है उसके मुख के समान होती है शल्य निर्गातनी नाड़ी। अर्शयंत्र डिटेल में अपन ने देखा था भैया, गोस्तनाकार होता है, 4 अंगुल लंबा होता है, स्त्रियों में 6 अंगुल मोटा होता है और पुरुषों में 5 अंगुल मोटा होता है, या इस पुरुषों में ये भी बोला था स्व अंगुष्ठ मोटा, मतलब जितना अंगुष्ठ मोटा है स्व अंगुष्ठ मोटा भी बोला गया था, ठीक है ना। अपन देखेंगे जब डिटेल में उसको देखेंगे अर्श वाले उसमें। एक छिद्र अर्श में क्षार के प्रयोग के लिए और दूसरा छिद्र जो होता है अर्श दर्शन के लिए अपन करते हैं ना, ठीक है। फिर शमी यंत्र होता है, ये भी अर्श यंत्र के समान होता है, बस इसमें बिना छिद्र के होता है। अर्श के प्रपीड़न के, अर्श को दबाने के लिए, प्रपीड़न के लिए कौन सा काम आता है, शमी यंत्र। भगंध यंत्र सेम टू सेम अर्श यंत्र के समान होता है। फिर एक होता है घ्राण यंत्र, घ्राण यंत्र होता है ना भैया, ये केवल ऑब्वियसली घ्राण है, नाक में डाल रहे हैं तो इसकी लंबाई कितनी होगी, सिर्फ छोटा सा होगा, 2 अंगुल लंबाई होगी, मोटाई इसकी प्रदेशनी अंगुली के बराबर होगी और पार्श्व में क्षार पातन हेतु छिद्र होगा, नहीं याद रखोगे तो भी चले जाएगा। अंगुली त्राटक यंत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। देखो ये भी कैसा होता है भैया, गाय के स्तन का आकार का होता है, हाथी के दांत से बनाया जाता है, हस्ती दंत से इसका निर्माण होता है, लंबाई इसकी 4 अंगुल होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या तो उंगली के आकार की 4 अंगुल होती है, दोनों ओर छिद्र होते हैं इसके आगे पीछे, गोस्तनाकार होता है, मुंह को खोलने के लिए उंगली के ऊपर पहनते हैं अपन इसको, ठीक है ना। अंगुली त्राटक यंत्र 4 अंगुल लंबाई होती है, अंगुली को नाप के देखोगे अपनी अपनी तो 4 अंगुली निकलेगी, ठीक है। योनि वृक्षेपण यंत्र मैंने बता दिया भैया, ये भी कैसा होता है, भोज मुकुलानन होता है भैया। मध्य में एकदम खोखला होता है, 16 अंगुल इसकी लंबाई होती है, चारों तरफ भित्ति बने के मुद्रावत होता है। भोज मुकुलानम वेरी वेरी, भोज मुकुलानम कौन सा होता है भैया, योनि वृक्षेपण यंत्र होता है। पद्मिनी कर्णी का आकार कौन सा होता है भैया अपना, शल्य निर्घातनी नाड़ी होता है, ठीक है। मुकुलित कमल की सदृश्य मुख वाला, भित्तियों के मूल रूप में 4 शलाका से बंधा हुआ, शलाकाओं पर दबाव पड़ने पर इसका मुख खुल जाता है। फिर षडंगुल 2 यंत्र होते हैं भैया, नाड़ी व्रण के अभ्यंग प्रक्षालन में कलायाकृति मुख होता है, नहीं याद रखना है। फिर श्रृंग नाड़ी, अलाबू और घटी यंत्र याद रखना भैया ना, अलग। श्रृंग नाड़ी जो होती है कितना होता है, 18 अंगुल लंबा होता है, 3 अंगुल चौड़ा, चूषणार्थ सरसप के छिद्र के समान चुचुक की आकृति का होता है ना। अपने से ये नहीं पूछता, श्रृंग नाड़ी के गुण पूछता है, किस कारण से वो उसका नाश करता है, यू उष्ण मधुर स्निग्ध के गुण होते हैं ना। फिर अलाबू यंत्र होता है भैया, ये अपन पढ़ेंगे क्या, रक्त विस्त्रावण पढ़ेंगे, वहां पे तीनों आएंगे, वहां पे फिर पढ़ेंगे ना। ये 12 अंगुल लंबा होता है अलाबू यंत्र वाग्भट के अनुसार, 18 अंगुल मोटा भी होता है, देखो ना, त्रिअंगुल ये सब कतर
कटु तीक्ष्ण रूक्ष गुण के कारण ये पित्त का नाश करता है। घट यंत्र होता है अलाबु के समान ही होता है, लेकिन गुल्म विलयन के लिए सिर्फ याद रखना, गुल्म विलयन के लिए कौन सा यूज करते हैं अपन, तो गुल्म विलयन के लिए अपन यूज करते हैं क्या, कंपनी वाले फोन लगा लगा के परेशान कर दिए भाई, चला गया, ठीक है। फिर अपन देखते हैं ये अपना क्या हो गया, यंत्र यंत्र हो गया है, ठीक है। अब अपन देखते हैं क्या, नाड़ी यंत्र हो गया। अब अपन देखते हैं शलाका यंत्र। शलाका यंत्र के संदर्भ में कुछ चीजें देखते हैं भैया। तो शलाका यंत्र कितने होते हैं भैया, 28 होते हैं भैया अपने, ठीक है ना। 28 में कौन कौन से होते हैं भैया, तो सबसे पहले अपन देखते हैं गंडूपदमुखी, सर्पफणमुखी, शरपुंखामुखी, बडिशमुखी, दो दो होते हैं सारे के सारे, है ना। गंडूपदमुखी मैंने बोला था, गंडूपद क्या करता है, ऐषण कर्म करता है। सांप का जो फण फण बना के क्या करता है, सांप व्यूह रचता है, तो व्यूहन कर्म कराते हैं। शरारी मुख जो होता है, सरपुंखा होगा ना, सरारी बोल रहा हूँ। सरपुंखा मुखी जो होता है वो क्या होता है, सरपुंखा तेज चल रही थी तो राम जी ने नाक काट दी थी, और बड़ी चीज वो क्या करते हैं, आहरण करते, तो आहरण कर्म ना। तो गंडूपुद मुखी जो होता है ऐषण कर्म करता है। सर्प फण, सर्प का फण जो होता है फण बना के व्यूहन रचता है वो। शरपुंखा क्या करती है, तेज चलती है तो चालन कर्म करते हैं। बड़िश मुखी जो होते हैं वो क्या करते हैं, बड़े चीजों का आहरण करते हैं ना। बड़िश जो होती है यंत्र और शस्त्र दोनों में आएगा, चार प्रकार की, मतलब चार दोनों आठ, ये देख ली। फिर मसूर दल मात्र मुखी जो होती है, ये दो प्रकार की मसूर दल मात्र मुखी शलाका होती है, जो स्त्रोतसुगत शल्य के उद्धरण में काम आती है ना। तो स्त्रोतसुगत शल्य में नाड़ी यंत्र भी काम आ रहा है, नाड़ी यंत्र भी स्त्रोतोगत शल्य के उद्धरण के लिए काम आता है, और एक मसूर दल मात्र मुखी शलाका भी काम आती है, याद रखना है। फिर कार्पास कृष्ण की शलाका, काले सिर पर रुई लिपटी हुई काले कलर की शलाका होती है, जो प्रमार्जन कर्म करने के काम आती है। संख्या कितनी होती है इनकी, 6 होती है। फिर एक दरवी की आकृति की शलाका होती है, जो क्षार का प्रणिधान करने के लिए कलची की आकृति की होती है, जिनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है। फिर अग्निकर्म करने के लिए जाम्बव मुखी शलाका होती है, जो संख्या में 3 होती है। और अग्निकर्म के लिए 3 अंकुश मुखी शलाका होती है। वैसे अग्निकर्म के लिए टोटल शलाका कितनी है, 6 होती है। फिर एक अंजन शलाका होती है, तो मैंने बताया था अंजन कौन लगाती है भैया, मुकुल लगाती है। मुकुल नाम की लड़की थी भैया केदारनाथ मूवी में अपनी, सोआली सो सारा अली खान, है ना, मुकुल नाम था। और क्या लगाती थी, बहुत ज्यादा अंजन लगाती थी ना। तो कलाय परिमंडल उभियता मुखी मुकुल अग्रम, ठीक है ना। मटर के बराबर दोनों सिरों पर मुकुल आकार जो होती है अंजन शला की होती है। नासा अर्बुद, नासा में क्या फंस गया था भैया, बेर की गुठली फंस गई थी, तो नासा अर्बुद वाली क्या होती है, कोलास जल मात्र मुखम होती है। और वैसे ही मूत्र मार्ग में शोधने वाली कौन सी होती है, मालती पुष्प समान होती है। मूत्र मार्ग में शोधने शलाका कौन सी होती है, मालती पुष्प के समान परिमंडल वाली होती है, ठीक है ना। ये सारी की सारी सलाह देख ली अपन ने, फिर से देख लेते एक बार। गंडूपद मुखी जो होती है ऐषण कर्म करती है। सर्पफण मुखी जो होती है विवन कर्म करती है। शरारी मुखी जो होती है वो क्या करती है, चालन कर्म करती है। बडिश मुखी जो होती है वो क्या करती है, आहरण कर्म करती है। मसूर दल मात्र मुखी स्त्रोतोगत शल्य के उदाहरणार्थ काम करते हैं। कार्पासगत शलाका जो होती है, ये कार्पास कृष्ण कृतोषणी जो शलाका होती है वो जो करती है प्रमार्जन का काम करती है। द्रव्य आकृति के औषध क्षार प्रणिधान के लिए काम आती है। जाम्बव फल मुखी और अंकुश फल मुखी 3 3 होती है, अग्निकर्म के लिए काम आती है। अंजन शलाका मुकुल अंजन लगा देती कराय परिमंडल वाली। नासारबुद के लिए अपन कोलास्थी दल मात्रा में आ जाएगी। और आखिरी में मूत्र मार्ग विशोधन के लिए मालती पुष्प वाली, ठीक है। ये तो हो गया अपना आचार सुश्रुत का। थोड़ा वाग्भट का भी देख लेते हैं। वाग्भट ये बोलते हैं गंडूपद मुखी सेम टू सेम आपके जैसे बताएंगे, ऐषण कर्म करने के लिए मसूर दल वाली मुख वाली जो होती है वो सेम टू सेम बताएंगे। स्त्रोतस्कल शल्य के आहरण कर लिए, दो सेम टू सेम बताएंगे। लेकिन ये शंकु जो है ना, षड्विध प्रकार के शंकु हम बताएंगे। उसमें से जो होती है एक सर्प फणमुखी होगा। ये दो दो प्रकार की होंगी सर्प फणमुखी, एक होती है 12 अंगुल वाली, एक 16 अंगुल वाली, है ना। दोनों व्यूहन के लिए काम होते हैं, बस लंबाई है इनकी अलग बता, नहीं याद रखना है इसके लिए, ठीक है। फिर व्यूहन का अर्थ किसने क्या बताया भैया, सुश्रुत बोलते हैं ऊर्ध्वीकरण, हराणचंद बोलते हैं चूड़ित अश्वरी को इकट्ठा करना, नहीं याद रखना भैया, वो नहीं आएगा। शरपुंखा मुखी ये भी बोलते हैं, सरपुंखा इनकी भी तेज चलती है। बड़िशमुखी इनका भी आहरण के लिए काम आता है ना। ये 6 प्रकार के षड्विध शंकु उन्होंने बता दिए, सर्पफणमुखी, शरपुंखा मुखी, बड़िशमुखी। गंडूपद भी ऐड कर देंगे तो सुश्रुत के चारों सेम हो जाएंगे अपने। फिर इन्होंने एक गर्भ शंकु यंत्र एक्स्ट्रा बताया है, जिसकी लंबाई बताई है 8 अंगुल लंबा होता है। नति अग्र शंकु नाम मूड गर्भ, यहाँ पर सुश्रुत में भी डिटेल में अपन पढ़ते हैं गर्भ शंकु यंत्र, जब आगे पढ़ते हैं उधर मूड गर्भ का उदाहरण पढ़ते हैं सुश्रुत चिकित्सा में। तो 8 अंगुल लंबा होता है, आगे से कुछ झुका हुआ होता है ना, न तो अग्र शंकु नाम। ऑब्वियसली गर्भ, अंदर से गर्भ को निकालना है तो आगे से थोड़ा सा झुका हुआ होता है। मूड गर्भ जो मरा हुआ गर्भ उसको खींच खींच के बाहर निकालने के काम आता है ना, क्यूरेट करने के काम आता है, क्यूरेटिंग जो करते हैं ना अपन। सर्प फण यंत्र होता है भैया, वाग्भट का स्पेशल होता है। वहां पे अपन ने
सर्पफण जो देखा था वो सर्पफण मुखी शलाका देखी थी, वो व्यूहन के लिए होती है, लेकिन एक सर्पफण यंत्र है ये अश्मरी के आहरण के लिए होता है, आगे से वक्र होता है। सर्पमुखामुखी जो होती है वहां पे सर्पमुखामुखी शलाका है, तो सेम टू सेम अपने को तेज चल रही है तो चालन कर्म लगाना है वाग्भट के अनुसार भी, लेकिन सर्प पुंख मुख यंत्र अगर पूछे तो वो दंत पातन के लिए उपयोगी होता है। हालांकि दोनों के सेम टू सेम नेम है, कभी भी पेपर में अपने को आएगा। फिर 6 परमार्जनी वाली शलाका होती है, सेम टू सेम सुश्रुत के बताइए, लेकिन उन्होंने बता दिया कौन सी कहाँ यूज करेंगे। पायु यंत्र गुदा में अगर सफाई करनी है तो 10 अंगुल लंबी करेंगे, ठीक है ना, मतलब निकट के लिए, और दूर के लिए 12 अंगुल। घ्राण वाली यूज करना है तो 6 अंगुल 7 अंगुल की, कर्ण के लिए यूज करना है तो 8 अंगुल 9 अंगुल की, है ना, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा अपने से ना। कर्ण शोधन यंत्र जो होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाग्भट का स्पेशल कर्ण शोधन यंत्र, और पीपल के पत्ते के अग्रभाग के सदृश नकूला होता है, याद रख लेना भैया ना। अश्वत्थ पत्र मतलब पीपल के पत्ते के अग्रभाग के समान कौन सा यंत्र होता है, तो कर्ण शोधन यंत्र होता है वाग्भट के अनुसार। चार पात्र के लिए उनके सेम टू सेम 6 शलाका होती है। अर्धेंद्रु वक्त शलाका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चॉइस ऑफ क्वेश्चन कोई पूछेगा तो यही पूछेगा कि अर्ध इंदु वक्त्र शलाका कहाँ यूज होती है, तो आंत्रवृद्धि में उपयोगी होती है, रटा हुआ है अपने को वाग्भट के अनुसार, ठीक है ना। अर्धेंद्रु वक्त्र शलाका आंत्रवृद्धि में यूज होती है वाग्भट के अनुसार, अपन रट रट के हैं। कोल अस्थि कोल अस्थि दल तुल्य नासा अर्बुद और नासार्स में होता है, नहीं याद रखना, वहां पे अपन देख के वाग्भट में नासा नासिका वाली जो विशोधन के लिए कोल अस्थि होती है, नाक में कोल फंस गया था, ऐसे याद किया। चार औषध उपयोगी वाली नहीं याद रखना है। मेड्र मार्ग विशोधनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, मेड्र मार्ग विशोधनी एक्स्ट्रा बताई है, वो अंदर नहीं बताई, बस नाम ही बताया मेटर मार्ग। अंजन शलाका वहां पे अपन देख के आए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। ये अपन ने क्या देख लिया भैया वाग्भट का, बस एक अगर चॉइस ऑफ क्वेश्चन में तुम्हें याद करने बोलूं तो याद रखना है अर्ध इंद्रु वक्त्र शलाका कौन से देते हैं, आंत्रवृद्धि में यूज करते हैं। उपयंत्र देखते भैया, तो उपयंत्रों की संख्या कितनी होती है, तो उपयंत्र होते हैं अपने 25 प्रकार के होते हैं आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। फिर अष्टांग संग्रह जो होते हैं 4 एक्स्ट्रा बताते हैं, तो अष्टांग हृदय जो है 19 बताते हैं, ठीक है, लेकिन अष्टांग संग्रह 29 बताते हैं, 4 ऐड कर देते हैं। कौन कौन से, आंत के पाक का भय होता है ना, तो अष्टांग संग्रह बूढ़े लोग है, तो बूढ़े लोग को क्या होता है, आंत के पाक का भय रहता है, तो आंत से आ जाएगा आंत, पाक से आ जाएगा पाक, का से आ जाएगा काल, और भय से आ जाएगा भय। ये 4 एक्स्ट्रा किसने ऐड कर दी, अष्टांग संग्रह ने, हृदय नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। और इन्होंने कितने बता दिए, 29 बता दिए, ठीक है ना। फिर क्या क्या आता है उपयंत्रों में, तो मैं तुम्हें ट्रिक से ऐसे याद करवाता था कि उपयंत्र याद करने के लिए पहले तो 6 ह्यूमन की चीजें अपन याद कर लेंगे, कौन कौन सी 6 ह्यूमन की चीजें, 3 प्लांट, 5 रस्सी से संबंधित, 4 मेटल, फिर 2 स्पेशल मेंटल हेल्थ वाली, और 3 स्पेशल, ऐसे करके अपन याद करते थे ना। तो ह्यूमन वाली चीजें कौन कौन सी आ जाएगी भैया अपनी, क्या क्या यूज कर सकते हैं, नाखून, उंगली, पाणीपात तल, जीवा, स्टीवन, दंत, मुख, केस, ये सब 8 ह्यूमन वाली चीजें आ रही थी। 3 प्लांट वाली में लता, शाखा, अंतलवल का आ रहा था। रस्सी वाली 5 पार में वेणु, रज्जु, चर्म, पट्ट, वस्त्र, ये सब आ रहा था। 4 मेटल कौन कौन सी थी, अयस्कांत, अस्थिलाश्म, अश्वकंटक और मुदगर आ रहा था। मेंटल चीजें हर्ष और प्रवाहिका आ रही थी 2, और क्षार, अग्निक्षार औषध, ठीक है ना, जलों का नहीं थी, बस इतना याद रखना, अग्निक्षार औषध, ये सब क्या आ रहे थे अपने उपयंत्र में आ रहे थे, ठीक है ना। उपयंत्र अपन ने याद कर लिए थे, फिर से एक बार बताया था कैसे कैसे ह्यूमन वाली 8 चीजें अपन ने याद रखी थी, कि नाखून से अपन यंत्र के जैसा काम ले सकते हैं, उंगली से काम ले सकते हैं, हाथ और पांव के तल से ले सकते हैं, जीवा से ले सकते हैं, स्टीवन थूक को यूज कर सकते हैं यंत्र के समान, दांत को, मुख को, केश को, इन सबको अपन कैसे उपयंत्र के समान यूज कर सकते हैं। लता को, शाखा को, अंतलवल के प्लांट वाली 3 चीजें यूज कर सकते हैं। रस्सी वाली 5 चीजें, वेणु, रज्जु, चर्म, पट्ट, वस्त्र, इन सबको यूज कर सकते हैं। 4 मेटल की चीजें, अयस्कांत, अस्थिलाश्म, अश्वकंटक, मुदगर, इन सबको यूज कर सकते हैं। हर्ष और प्रवाहिका को भी अपन उपयंत्र के समान यूज करते हैं, और अग्निक्षार औषध को भी कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर कौन कौन सी 5 चीजें आएगी जो उपयंत्र और अनुशस्त्र में कॉमन होगी, कौन कौन सी होगी भैया, तो अपना सबसे पहले तो क्या, नाखून सब जगह यूज कर सकते हैं, उंगली है ना, तो नख, बाल, उंगली, और क्षार और अग्नि, ठीक है ना, क्षार और अग्नि दोनों जगह काम आए, जलों का तो है ही नहीं भैया, इसमें क्या बोलते हैं, तो क्षार, अग्नि हो गया, बाल, नख, उंगली, ये 5 चीजें जो होती है उपयंत्र में भी आती है, और अनुशस्त्र में भी आती है। फिर यंत्रों के कर्म, सिर्फ संख्या याद रखनी है ना, यंत्रों के कर्म कितने होते हैं, 24 होते हैं भैया। यंत्रों के दोष कितने होते हैं, 12 होते हैं। यंत्रों के गुण कितने होते हैं, 8। यंत्रों के गुण कितने होते हैं, 6 होते हैं ना, 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, ऐसे याद रखते हैं। फिर शस्त्र में अपन 6 8 8 याद करेंगे, इनमें 6 12 24 है, उसमें 6 8 8 है, ठीक है। उल्टा लिखा हो ना, पहले गुण से पढ़ने रहे थे अपन, चलो कोई ना, कर्म से चालू करते, कर्म कितने होते हैं भैया,
ग्रटने नहीं बैठ जाना, जो भी आ जाए लिखा देना। निर्घातन बस याद रखना है। पूर्ण, बंधन, विवन, वर्तन, चालन, विवर्तन, विवरण, पीड़न, मार्ग, विशोधन, विष्करण, आहरण, आंचन, उन्नमन, विन्नमन, भंजमन, उत्थमन, आचूषण, एषण, दारण, ऋजुकरण, प्रक्षालन, प्रधमन, प्रमार्जन, ऐसे ऐसे करके आते। तो मैंने वहां पे अपने ऐसे ट्रिक बनाते थे कि पी वी फिर ए बी सी डी ई और फिर मुरून, ऐसे करके एक ट्रिक बनाते थे ना। पी वाले 5 चीजें, वी वाली 6 चीजें, ए वाली 3 चीजें, बी वाली 2 चीजें, सी डी ई से एक एक, फिर मुरून करके या एम यू रन करके ऐसे ट्रिक बनाते थे, जिसमें मैंने सारे के सारे याद हो जाते। हालांकि फाइनल ईयर में लिखने के लिए अपन ने याद किया, यहाँ पे अपने को याद रखना, बस ध्यान बताना ना यंत्र से क्या क्या कर्म किया जाता है, एक अलग से ही दिखेगा जो अपने को पता चल जाएगा कि इससे कर्म ये नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। यंत्र के दोष कितने होते हैं भैया? तो यंत्र के जो दोष होते हैं, यंत्र और शस्त्र के कॉमन कर्म कौन कौन से होते हैं? तो एषण और आहरण जो होते हैं, वो जो होते हैं यंत्र और शस्त्र दोनों के कॉमन कर्म में आते हैं ना, एषण और आहरण करना। यंत्र के दोष कितने होते हैं भैया? तो यंत्र के दोष 12 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? तो मैंने ऐसे याद करवाया था, अति स्थूल, असार, अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अग्राही, विषमग्राही, ऐसे करके 6 पेयर में हो जाएंगे। 8 पेयर में होंगे ना। एक और पेयर कौन सा है? शिथिल और अति उन्नत, ऐसा हो गया। फिर मृदु, ऐसे करके याद किया था अपन ने, M3, वक्र M3, ऐसे करके कुछ तो याद है ना। तो वक्र से वक्र आ जाएगा, फिर M3, मृदुकील, मृदुमुख, मृदुपाश। हाँ, मृदुकील, मृदुमुख, मृदुपाश, और एक आ जाएगा वक्र। हमेशा यंत्र क्या होना नहीं चाहिए? वक्र, या टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो अति स्थूल, असार, अति दीर्घ, अति स्थूल, असार, अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अग्राही, विषमग्राही, अति उन्नत और शिथिल, 8 ऐसे याद हो गए थे। फिर वक्र 3, मृदु मृदु वाले, मृदुपाश, मृदुमुख, मृदुकील। ठीक है। फिर यंत्रों के 6 गुण होते हैं भैया। 6 गुण कौन कौन से होती है भैया? तो क्या बोलते हैं, सुसमाहित, खरमुखाणी, श्लक्षण और डीआरजी, सुदृढ़, सु डीआरजी करके अपन याद करें ना। देखो, समाहित तो अपने को याद हो जाता है, सुसमाहित। खरमुखानी, खरमुख जो होता है किसका गुण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यंत्र का गुण होता है ये। ठीक है ना। वैसे ही शस्त्र का क्या हो जाएगा? दोष में आ जाएगा खर। ठीक है। तो सुसमाहितानी, खर मुखानी, लक्षण, खर लक्षण मुखानी, सुदृढ़ानी, सुरूपाणी, सुग्रहाणी, ऐसे करके श्लोक अपने को याद भी था ना। तो समाहिता, सुसमाहितानी एक समान होना चाहिए। थोड़ा सा खर होगा तो चलेगा, उसका मुंह लक्षण होगा तो चलेगा। और डीआरजी, सुदृढ़, सुरूप और सुग्रहण, डीआरजी ऐसे करके अपन ने याद किया था। सभी यंत्रों में प्रधानतम यंत्र कंख मुख शल्य होता है। सच, शल्य को निकालने की दृष्टि से पूछे तो, अगर शल्य को निकालने की दृष्टि से पूछे तो कौन सा है? कंक मुख होता है, जो गूढ़ शल्य को निकालता है ना। दिखाई देने वाले या दृश्य शल्य को निकालने के लिए सिंहमुखी यंत्र अपन यूज करते हैं। ठीक है। ये अपना यंत्र की महिमा अपनी यहाँ पे हो गई है समाप्त। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं शस्त्र की महिमा। शस्त्र के संदर्भ में पढ़ते हैं भैया। तो शस्त्र क्या होता है भैया? तो शस्त्रों की संख्या जो होती है, आचार्य सुश्रुत कितनी बताते हैं? आचार्य सुश्रुत बोलते हैं शस्त्र होते हैं 20 प्रकार के। वाग्भट बताते हैं 6 प्रकार ज्यादा होते हैं, 26 प्रकार के। वाग्भट के 6 एक्स्ट्रा भी देखेंगे कौन कौन से, और सुश्रुत के भी देखेंगे। ठीक है। कौन कौन से शस्त्र होते हैं भैया? मंडलाग्र, छेदन लेखन, अभी कार्य बाद में याद करेंगे। वृत्ति पत्र होता है, करपत्र होता है, नक्षत्र होता है, मुद्रिका होता है, आरा शस्त्र, वेतस पत्र, बड़ीश, दंत शंकु, एषणी, ये होते हैं 10 ये, और 10 इधर लिखे हो, तभी तुम लोग कहाँ गए। उत्पल पत्र, अर्धधार, सूची वक्त्र, पुष्प पत्र, आटिमुख, अंतर्मुख, शरारी मुख, त्रिकूट, कुठारी का भ्रीगण, एक एक कर्म याद करेंगे ना। जैसे मंडलाक जो होता है सीएल कम, छेदन और लेखन में काम आता है। वृद्धि पत्र जो होता है भेदन में काम आता है। कर पत्र जो होता है अस्थि के छेदन में काम आता है। नख शस्त्र के 2 भेद होते हैं, वक्रधार रज्जु। मुद्रिका जो होते हैं कंठगत रोगों में छेदन वेदन के लिए काम आते हैं। आरा शस्त्र जो होता है कर्णपाली के वेदन में काम आता है। वेतस पत्र वेदन में काम आता है। बडिश जो होता है, शुंडिका हो गई, अर्म हो गई, इन सबको पकड़ने में काम आता है ना। दंत शंकु जो होता है दंत शर्करा को हटाने में। एशनी जो होता है नाड़ी व्रण की लंबाई का ज्ञान करने में, या नाड़ी व्रण में एष्म कर्म करने में आता है। वाग्भट के 6 स्पेशल कौन कौन से? सर्पमुख शल्य बोलता है, जिसका फलक आधा अंगुल का कर्ण नासा के अर्बुद का छेदन करने के लिए काम आते हैं। फिर लिंगनाश शलाका किसकी स्पेशल होती है? वाग्भट की स्पेशल होती है लिंगनाश शलाका। काय से बनी हुई होती है? ताम्र से बनी हुई होती है भैया। कुर्बुक आकृति की होती है। द्विमुखी शलाका होती है। लिंगनाश में कौन सा कर्म करते हैं? वेदन कर्म करते हैं, कफश लिंगनाश में अपन। ठीक है ना। श्लेष्मिक लिंगनाश में वेदन है तो यव वक्र, ये सुश्रुत का स्पेशल अपन अभी उसमें देख के भी आए हैं ना। यव वक्र यंत्र से क्या करते हैं?
वेधन कर्म करते हैं किसमें, श्लेष्मिक लिंगनाश में। अपन ने ऐसे देखा था, आग बनाई थी, उसके बीच वाले पार्ट से दो भाग इधर का छोड़ के यहाँ पे अपन जो देवकृत छिद्र होता है वहां पे क्या कर रहे थे, वेधन कर्म कर रहे थे यव वक्र यंत्र से। किसमें, श्लेष्मिक लिंगनाश में यव वक्र यंत्र से करते हैं। बाकी वाग्भट ने तो लिंगनाश शलाका ही बना दी। ठीक है, कूर्च खज करतरी, ठीक है ना, कूच शस्त्र बताया है, खज करतरी और कर्ण वेधन शस्त्र ऐसे करके बताया ना। कौन कौन से स्पेशल थे उसकी ट्रिक भी अपन ने देखी थी वाग्भट की, सर्पलिंग की खोज करो कर्ण, ऐसे अपन ने देखा था ना। क्या बोलते हैं, सर्पलिंग की खोज करो कर्ण, सर्प से आ जाएगा सर्पमुखी, और फिर लिंग, और क्या बोलते हैं, सर्पमुख हो गया, लिंगनाथ शलाका हो गया, की से कूर्च आ जाएगा, खोज से खज आ जाएगा, करो से कर्तरी आ जाएगा, कर्ण से कर्णविद शस्त्र हो जाएगा। ठीक है ना। कूर्च जो होता है ये 7 से 8 सुइयों की बनी नीलिका व्यंग केशों को उखाड़ने के लिए, कुट्टन के लिए काम आती है। कूर्च से कुट्टन, है ना। तो कुट्टन में कौन प्रयोज्यांग होता है, कूर्च प्रयोज्यांग होता है। ठीक है ना। खज जो होता है ये क्या करता है, नासिका से घुमा घुमा के रक्त स्त्राव करवाती है, मथनी के जैसे काम करती है। ठीक है। कर्तरी जो होती है स्नायु सूत्र और बालों को काटने के लिए कर्तरी होता है, उसे कैंची पे काटते हैं। फिर कर्णवेद शस्त्र होता है, ये युथिका मुकुलानन प्रत्यय होता है। ठीक है ना। युथिका जो होती है ना, इसको युथिका शस्त्र भी करते हैं, कर्णपालन का वेदन इससे करते हैं। ठीक है। अब शस्त्रों के कर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपने को बचपन से याद है भैया, अपन सीएल कम देखते हैं अपन, है ना। तो सी एल कम, कम मतलब क्या, करपत्र और मंडलाग्र, इन दोनों में क्या करते हैं, सीएल मतलब क्या, छेदन और लेखन करते हैं अपन। फिर व्रणव अर्धमुद्रिका क्या होते हैं, बीसी होते हैं। व्रणव अर्धमुद्रिका, तो व्र से क्या आ जाएगा अपना वृद्धि पत्र आ जाएगा, न से नक्षत्र आ जाएगा, उ से उत्पल पत्र आ जाएगा, अर्ध से अर्धधार आ जाएगा, मुद्रिका से मुद्रिका शस्त्र। ऐसे 5 जो होते हैं वो क्या होते हैं, बीसी होते हैं, मतलब भेदन और छेदन से करते हैं। ठीक है ना। फिर वेदन कर्म में क्या देखा था अपन ने, विक्रु आवे वेदन करावे, विक्रु आवे वेदन करावे, तो ब्री से क्या आ जाएगा अपना, ब्रीहिमुख आ जाएगा, कु से क्या आ जाएगा कुठारी का, आवे आ से अपना क्या आ जाएगा आरा शस्त्र आ जाएगा, वे से क्या आ जाएगा वेतस्पत्र आ जाएगा, और विक्रु आवे वेदन करावे, इससे वेदन कर्म आ जाएगा ना। सूची को एंड में याद कर लेते हैं कि सूची से 3 चीजें होती है अपनी, है ना। विक्रु आवे वेदन करावे। फिर आंटी के शरीर का अंत काय से कर रहे थे, त्रिकूर्चक से कर रहे थे, ये सब विश्रावण कर्म में आ जाएगा। तो आंटी के शरीर का अंत काय से करेंगे, त्रिकूर्चक से। आंटी से आंटी मुख, आंटी के से कूर्चक आ जाएगा अपना, शरीर से सरारी मुख आ जाएगा, शरीर का अंत, अंत से आ जाएगा अंतर्मुख, और आंटी के शरीर, आंटी अच्छा के शरीर का, तो एक से आ जाएगा कुशपत्र, एक से आ जाएगा कूर्चक, है ना। 2 बार का आता है ना, आंटी के शरीर का, आंटी के से कूर्चक और इससे कुशपत्र, आंटी के शरीर का अंत त्रिकूचक से, अच्छा त्रिकूचक इसमें आएगा पागल से, एक का से लेना, एक को साइलेंट कर लेना। आंटी के शरीर का अंत त्रिकूचक से अपन ने देख लिया। ये इन सब में क्या करते हैं, विस्त्रावण कर्म। बड़े दांत का क्या करते हैं, आहरण करते हैं, तो बड़ी शुरदंत संकुचि क्या करते हैं, आहरण कर्म करते हैं। एषणी से क्या करते हैं, एषण और अनुलोमन कर्म करते हैं। सूची से क्या करते हैं भैया, सीवन कर्म करते हैं। करपत्र जो होता है उससे क्या करते हैं, अस्थि का छेदन करते हैं भैया। करपत्र जो होता है ना, क्या बोलते हैं, आर आर आरी जिसको बोलते हैं। ठीक है। सूची से 3 कर्म करते हैं, अंत में देखेंगे अपन। ठीक है। फिर शस्त्रों का परिमाण होता है, तो एषणी जो होती है क्या होती है, एषणी और नक्षत्र, तो नए ऐसे करके याद किया। नए लोग जो होते हैं कितने होते हैं, 8 अंगुल के होते हैं। ठीक है ना। नए लोग जो होते हैं सुश्रुत के अनुसार, या नए 8 अंगुल होते हैं। वाग्भट ने इसी नक्षत्र को 9 अंगुल बोल दिया ना, तो नए नक्षत्र और एषणी दोनों 8 अंगुल के होते हैं, बाकी सब 6 अंगुल के होते हैं। वाग्भट बोलते हैं नक्षत्र और बड़ा थोड़ा सा 9 अंगुल का होता है। शरारी मुख सुश्रुत के सारे स्थान में कितने चैप्टर है, 10 चैप्टर है भैया। शरारी मुख जो होती है 10 होते हैं। वाग्भट ने करपत्र को 10 अंगुल का बोला। ठीक है। फिर मुद्रिका जो होती है वो किसी प्रदेशनी या तर्जनी के अग्रिम पद के सदृश होती है। अन्य सारे के सारे शस्त्र कितने होते हैं, 6 अंगुल। तो शस्त्र का सामान्य परिणाम कितना होता है, 6 अंगुल होता है। कुछ कुछ अलग बताए गए, जैसे नक्षत्र और एषणी 8 अंगुल के बता दिए, शरारी मुखी 10 अंगुल के बता दिए गए, और जो मुद्रिका यंत्र होता है वो प्रदेशनी के अग्रिम पर्व के सदृश बता दिया गया। ठीक है ना। वाग्भट ने नक्षत्र को 9 अंगुल का मान लिया और करपत्र को 10 अंगुल का मान लिया। फिर शस्त्र के गुण दोष और कर्म देख लेते हैं, तो 6 8 8 उधर देखा था, 6 12 24, यहाँ पे होता है 6 8 8। सुग्रहाणी सुलोहाणी सुधाराणी सुरूपाणी समाहित मुखाग्रम अकरालानी, अकराल बस याद रखना है। शस्त्र क्या होने चाहिए, अकराल होने चाहिए भाई। ये क्या है, शस्त्र संपत्ति का गुण होता है।
ठीक है, अच्छे से ग्रहण किए जा सके, अच्छे लोहे से बने हो, अच्छी उसकी धार हो धमाधम, अच्छा रूप हो और समाहित मुखाग्र हो, है ना। अब देख देख के पहचान लेके अपन, एक कोई सालक होगा वो कि निम्नलिखित में सत्संपत गुण नहीं है, जो नहीं वाला होगा ना बहुत ईजी होगा, अपन आसानी से उसके देख, बस अकराल होना चाहिए शस्त्र। शस्त्र के दोष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन से चार ऐसे ही, अति स्थूलो, अति अल्पो, अति दीर्घो, अति ह्रस्वो, इसके अलावा वक्र दोनों में आ रहा है भैया ना, वहां पे वक्र के अलावा तीन मृदुपास थे, यहाँ पे तीन क वाले थे, कुंठ खंड खरदार, कुंठ खंड खरदार, खरदार सबके दोषों में आता है लेकिन यंत्र के गुणों में आता है। और एक यंत्र एक शस्त्र भी होता है, कौन सा, करपत्र, जिसमें क्या होता है गुण, करपत्र में खरदार होता है, सबको हटाए, ठीक है। तो वक्र कुंठ खंड खरदार, वक्र तीन के वाले आ जाएंगे भाई। क्लास ले रहा हूँ मैं, लगाता हूँ, क्लास ले रहा हूँ। हम्म। अष्टविध शस्त्र कर्म के कार्यों को करने का निश्चय कैसे करते हैं भैया, तो अपन ने एक छोटी सी ट्रिक बनी थी, भेले वेछे ऐसे करके, या बुमराह ले वाइस कैप्टनसी ऐसे करके याद करी थी, है ना। बुमराह ले वाइस कैप्टनसी ऐसे करके याद करी थी भैया। तो बी से अपना क्या हो जाएगा, इस लाइन से अपन लिख लेंगे किस किस कार्य में कौन कौन सा, है ना। तो शस्त्र लाइन से लिखा कि मसूर पत्र होता है सबसे बड़ा, उससे छोटा अर्ध मसूर, केश की, और सबसे छोटा अर्ध केश की, है ना। बुमराह ले वाइस कैप्टनसी ऐसे करके अपन ने पढ़ा था ना। बी से क्या आ जाएगा, भेदन क्रम में मसूर के पत्र के आकार की धार होनी चाहिए, लेखन में अर्ध मसूर के आकार की, वेदन में केश की, और सबसे छोटी होनी चाहिए छेदन में। वो छेदन में अपन क्या कर रहे हैं, एक्सीजन कर रहे हैं भैया, वो छोटी फाइन 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 ब्लेड का यूज करते हैं अपन, ब्लेड नंबर 15 का। चलो, अष्टविध शस्त्र कर्म कार्य करने के लिए निश्चय करते हैं, कार्य क्या होता है इसका, शस्त्र की धार का प्रमाण, छेदन कर्म में अर्ध केश की यूज करते हैं, उल्टा लिखा हुआ है ना, विस्त्रावण और वेदन में केश की यूज करते हैं, लेखन कर्म में अर्ध मसूर और भेदन में मसूर पत्र ना, अपन ने उल्टी ट्रिक बनाई है इसकी, ठीक है ना। बुमराह ले वाइस कैप्टन, सबसे मोटी चालू करना है, मसूर वाली, अर्ध मसूर वाली, केश की वाली, अर्ध केश की वाली, ठीक है। शस्त्र फलक, शस्त्रों को रखने के लिए अच्छे से अपन ने धार चमका दी, तो रखने के लिए फलक भी चाहिए। शस्त्र के फलक की लंबाई जो होती है आधा अंगुल तक होनी चाहिए, शस्त्र की लंबाई की आधा अंगुल तक होनी चाहिए, ठीक है ना। एषणी जो होती है, तीन प्रकार की एषणी होती है भैया। शस्त्र फलक की लंबाई, शस्त्र की लंबाई की, मतलब जितना शस्त्र, छोड़ो क्या है। तीक्ष्ण तीन प्रकार की होती है, तिर्यक करके अपन ने ट्रिक बनाई थी, तीक्ष्ण, कंटक मुखी, यव पत्र मुखी और गंडुपद मुखी, ऐसे करके तीन प्रकार की क्या होती है, ऐष्णी होती है। तिर्यक, तीक्ष्ण कंटक मुखी, य से यव पत्र मुखी, और तिर्यक ग से गंडुपद मुखी, ठीक है ना। ऐसे करके तीन प्रकार की ऐष्णी बताई है किसने, आचार्य सुश्रुत में। फिर शस्त्र की तीक्ष्णता हेतु तीन प्रकार के संस्कार किए गए हैं, कौन कौन से हैं, सबसे पहले देखते हैं पायना संस्कार। ये पायना पाइना कर देते हैं शस्त्र की तीक्ष्णता को मेंटेन करने के लिए। फिर निशातनी, उड़द की दाल के आकार की जो होती है ना, उसको घिस लो इसको, और धार संस्थापना, धारा के संस्थापन के लिए कुछ कुछ काम करो। ये तीक्ष्णता के लिए तीन संस्कार करते हैं। पहला संस्कार देखते हैं पाइना, तीन प्रकार का पाइना देखते हैं, शस्त्र को एकदम अग्नि तप्त करके जलाते हैं और उसको किसी न किसी के पानी में बुझा देते हैं, तो उसकी जो होती है जो अच्छे से उसमें जो चढ़ जाता है, जो बोलना है, सबसे बोला तेल पाइना, छार पाइना, उदक पाइना। उदक पाइना सबसे इजी वाला, तेल पाइना सबसे फाइनल ना। तो देखो, तेल पाइना जो होती है ना, जो फाइन कर्म करना है, फाइन कर्म मतलब कैसे, सिरा वेदन करना या स्नायु का छेदन करना, फाइन कर्म में तेल पाइना होता है। क्षार पाइना, तो सबसे ज्यादा इसमें बहुत वो काम करना होता है ना अपने को, बहुत ज्यादा डीप छेदन करना होता है, तो अस्थि सबसे डीप होती है, तो अस्थि के छेदन के लिए या शर या बाण को बाहर निकालने के लिए अपन कौन सा कर्म करते हैं भैया, ये क्या बोलते हैं, क्षार पाइना वाला इसमें यूज करते हैं अपन, ठीक है ना। उदक पाइना, उदक मांसोदक ऐसे करके ट्रिक बनाती है, तो मांस के छेदन, पाटन, भेदन, इन सब में क्या यूज करते हैं अपन, उदक पाइना यूज करते हैं, ठीक है ना। तो शस्त्र की तीक्ष्णता है तो तीन संस्कार अपन में, पहला संस्कार देख लिया पाइना, तेल पाइना, स्नायु, स्नायु सॉरी सिरा का वेदन करने के लिए स्नायु के छेदन करने। एक मिनट, ऑर्डर आया हुआ है, आता हूँ।
ठीक है, अब निशातनी देखते हैं, जिस पर अपन क्या है घिसते हैं शस्त्र को तेज करने के लिए। तो मांस या उड़द के समान काले रंग की शिला जो शस्त्र को घिसने के लिए निशानार्थ सुलक्षणम शिला मांस वर्णा कैसी होती है? निशातनी मतलब जो तीखा शस्त्र को तेज करने के लिए, उसकी धार बढ़ाने के लिए निशातनी पर अपन उसको घिसते हैं, वो किस वर्ण की होनी चाहिए? तो उड़द के समान, उड़द की जो मांस वर्ण होती है ना, वैसे शिला होनी चाहिए। धार की संस्थापना करने के लिए शालमली वृक्ष की लकड़ी के जो फलक हैं उन पर घिसना है। कब तक घिसना है? जब तक कि जो शस्त्र होता है वो रोम का छेदन करने में सक्षम ना हो जाए, ठीक है ना। धार की संस्थापना शालमली वृक्ष के उसमें करते हैं ना, तब तक उसको सम्यक तेज समझना चाहिए। शस्त्रकोश, शस्त्रकोश का वर्णन अष्टांग संग्रह ने किया है। 9 अंगुल चौड़ा और 12 अंगुल लंबा होना चाहिए। अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय निष्कवन के सुश्रुत ने रखने के लिए कुछ शस्त्रकोश नहीं बताया। अनुशस्त्र, शस्त्र की अनुपस्थिति में या शस्त्र का न होने पर जो शस्त्रों का कार्य करे उसे अनुशस्त्र कहते हैं। आचार सुश्रुत बोलते हैं 14 होते हैं। अष्टांग संग्रह 3, सूर्यकांत और ये सब एक्स्ट्रा बता के 17 कर देते हैं ना। तो आचार सुश्रुत के अकॉर्डिंग कितने होते हैं? 14 होते हैं। अष्टांग हृदय के अनुसार कितने होते हैं? 17 होते हैं। जैसे अनुशस्त्रों में भी यही था, ठीक है ना। अनु सॉरी उपयंत्र में भी यही था। उपयंत्र जो थे 25 बता रहे थे आचार सुश्रुत, अष्टांग चक्रों ने 29 बता दिए थे भैया। इंदु, इंदु ने अनुशस्त्र की परिभाषा बता दी है। अशस्त्राण्यव शस्त्र कार्यम कुर्वन्ति अनुशस्त्राणि, ठीक है ना। अशस्त्र होते हुए भी जो शस्त्रों का कार्य करते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? अनुशस्त्र कहते हैं। अनुशस्त्र जो होते हैं, हराण चंद्र भी यही बोलते हैं, शस्त्र सदृश्याणि अनुशस्त्राणि, शस्त्र के सदृश जो कार्य करते हैं उन्हें अनुशस्त्र कहते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? 14 प्रकार के। तो अपन बाट स्फटिका कांच कुरुवन, चार ऐसे एक साथ याद करते हैं। बांस स्फटिका कांच कुरुवन, चारों अपने को याद रहते हैं। फिर 3 लाइन में याद करते हैं, अग्नि क्षार जलोका। वहां पे क्या था? क्षार अग्नि, क्षार अग्नि औषध था, यहाँ पे क्षार अग्नि जलोका है। जलोका केवल अनुशस्त्र में आता है, उपयंत्र में नहीं आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। क्षार और अग्नि उधर भी आ रहे थे, इधर भी आ रहे थे, इसलिए 2 डॉट लगाया है मैंने, ठीक है ना। बाल नख अंगुली, ये बाल नख अंगुली ये तीनों जो एक साथ अपन पढ़ते हैं, बाल हो गया, नख हो गया, अंगुली, ये भी तीनों उपयंत्र में भी आते हैं, अनुशस्त्र में भी आते हैं ना। बाल से उधर भी काम कर सकते हैं अपन, वो इसलिए सुचरिंग उचरिंग मटेरियल बना सकते हैं ना बाल से शस्त्रों में, उधर भी यूज कर सकते हैं। नाखून को वहां भी यूज करते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, उंगली को वहां भी, यहाँ पे है ना। तो तीनों, उंगली को शस्त्र जैसा भी यूज करते हैं, यंत्र जैसा भी यूज करते हैं, नाखून को शस्त्र यंत्र दोनों जैसा, बाल को है ना। तो नख बाल उंगली क्षार और अग्नि ये उपयंत्र में भी है और अनु शस्त्र में भी है। बाकी 4 एक्स्ट्रा अपन पढ़ते हैं, गोजीवा करीर शेफाली पत्र शाक पत्र, रटे हुए अपने को है ना। बांस स्फटिका कांच कुरुवंत, फिर क्षार अग्नि जलोका, इसमें से क्षार अग्नि दोनों उधर भी है, इधर भी, सिर्फ जलोका इधर है। बाल नख उंगली है ना, इसके साथ उंगली के साथ अपन करीर, गोजीवा करीर शेफाली पत्र शाक पत्र ऐसा पढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर इसमें से जो त्वक चतुर्वर्ग बोलते हैं, बांस स्फटिका कांच कुरुवंत, ये जो होते हैं ना कौन सा काम करते हैं भैया? तो शिशु और शस्त्र से जो डरने वाले व्यक्ति होते हैं, भीरु, शस्त्र भीरु व्यक्ति होती है, उनमें शस्त्र के अभाव में छेदन और भेदन कर्म करते हैं। किससे? अपन चतुर्वर्ग से, बांसपट्टिका कांच कुरुवन से। भीरु लोगों में क्या करते हैं अपन? छेदन भेदन इसमें करते हैं। नख से क्या क्या करते हैं? नख से बहुत सारे काम होते हैं भैया। नख से आहरण भी कर सकते हैं, छेदन भेदन भी कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐषण कर्म के, ऐषणी के अभाव में होने से अपन बाल से, अंगुली से या करीर से, अंकुर मतलब करूर, करीर याद रखना, संस्कृत में करीर आया था ना, तो बाल अंगुली करीर इन सबसे अपन क्या कर सकते हैं? ऐषण कर्म कर सकते हैं। बाकी जो गोजीवा शेफाली पत्र शाक पत्र इन सबसे अपन क्या कर सकते हैं? विस्त्रावण कर सकते हैं। वाग्भट ने 3 एक्स्ट्रा बताए हैं, समुद्र फेन, सूखा गोबर, सूर्यकांत, तीनों स वाले। समुद्र फेन और सूखा गोबर से लेखन कर्म करते हैं। नाम में सूर्यकांत है तो सूर्यकांत से दहन कर्म करते हैं। 3 एक्स्ट्रा है ना, समुद्र फेन, सूखा गोबर, सूर्यकांत की वाग्भट ने 3 एक्स्ट्रा बनाए हैं, ऐसे उनके 17 हो गए। फिर नत अग्र, बड़िश और दंत शंकु आगे से कैसे होते हैं? सब पढ़ते हैं। बड़े दंत का आहरण करते हैं ना, आहरण करने के लिए नत अग्र होना जरूरी है ना। आगे से थोड़े से क्या होते हैं? नत अग्र होते हैं, झुके हुए थे। विभिन्न शस्त्रों को पकड़ने के स्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। कुठारिका को कैसे पकड़ रहे हैं, विस्तावण करने वाले को कैसे पकड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं ना। तो पकड़ने की वो भी आती है कि शस्त्र को कैसे पकड़ना चाहिए। तो कुठारिका को कैसे पकड़ना है अपने को? वाम, उल्टे हाथ से पकड़ के दक्षिण हाथ की मध्यमा अंगुली से अंगुष्ठ का सहारा लेके उस पे, उसके सिर पे ठोकना चाहिए ना। अपन ने इसका वो देखते थे, उल्टे हाथ से कुठारिका पकड़ी, दक्षिण हाथ की मध्यमा उंगली से ऐसे दब फट 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 करके उसके सिर पे ठोक के धीरे धीरे अंदर छेद करते।
फिर विस्त्रावण करने वाले शस्त्रों को वृंत के अग्रभाग से पकड़ना चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी का विस्त्रावण अपने को करना है, ऑब्वियसली अपने को विस्त्रावण अगर करना है तो वृंत के अग्रभाग से उसको पकड़ना है चाहिए ना। फिर आकर एशनी को आकर मूल में पकड़ो, ऐसे मैंने ट्रिक बनाया था, आकर एशनी को मूल में पकड़ो, तो आकर आरा और करपत्र और एशनी इन सबको मूल भाग में पकड़ना चाहिए ना, आकर एशनी को मूल में पकड़ो, ऐसे करके अपनी ट्रिक बनी थी, ठीक है ना। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अपने क्या वृद्धि पत्र और भेदक शस्त्र होता है उनको वृंत एवं फल के संयोग से पकड़ना चाहिए ना। तो संयोग से वृद्धि के भेद अपने को याद है, ऐसे करके मैंने देखा था ना, वृद्धि के जो भेद होते हैं या मेन जो अपने को वृद्धि पत्र होते हैं ना, ऑब्वियसली अपने को इंसीजन देना है किसी को, तो इंसीजन देने के लिए अपने को मिड में जो व्रंत और फल इन दोनों का जो संयोग है ना, वहां से अपने को पता लगे क्या करना चाहिए, इंसीजन देना चाहिए, भेदन करना चाहिए ना। तो कैसे याद रखेंगे भैया, संयोग से वृद्धि के भेद अपने को क्या है याद, ठीक है। बाकी ब्रीहिमुख शस्त्र को व्रंत के भाग को हस्ततल में ढककर प्रदेश ने अंगुली दबा, कुछ नहीं, अपने को सबको पता है भैया कि ब्रीहिमुख शस्त्र से क्या करते हैं, बिक्रू आवे वेदन करा, वेदन कर्म करते हैं ना, तो वेदन कर्म करने के लिए कैसे होना चाहिए, उसको वृंत भाग को हाथ से ढाक लेंगे और अंगुष्ठ अंगुली प्रदेश से दबाकर ऐसे फट करके अपन क्या करेंगे, वेदन कर्म कराएंगे, ये नीडल प्रिक करवाएं, प्रिक करेंगे अपन, ठीक है। फिर वृद्धि पत्र और मंडलाक शस्त्रों को उत्तान की हाथ से पकड़ के लेखन कर्म करना, लेखन कर्म भी कैसे करते हैं अपने को पता है, वृद्धि पत्र मंडलाक शस्त्र अगर लेखन कर्म करना है तो उत्तान हाथ की ओर पकड़ के उसको लेखन करना, सिर्फ अपने को वृद्धि वृद्धि पत्र और भेदक शस्त्रों को याद करना है। भेदक शस्त्रों को कैसे पकड़ते हैं अपन, संयोग से पकड़ते हैं ना, तो वृद्धि के भेद अपने को संयोग से याद है, ऐसे याद रखना, वृद्धि के भेद कैसे याद है, संयोग से याद है। शस्त्र प्रयोग से पहले क्या क्या कर्तव्य करने चाहिए भैया अपने को, तो प्राकम शस्त्र कर्म चेष्टम भोजियत अन्नातुरम, जो अन्न आतुर व्यक्ति है उसको अच्छे से आहार खिला दो, ठीक है ना। पानपम पायेत मध्यम तीक्ष्णम यो वेदनथम, वेदना की शांति के लिए उसको तीक्ष्ण मध्य पीने वाला या मध्य पीने वाला व्यक्ति है तो उसको तीक्ष्ण मध्य पिला देंगे अपन एकदम। न मूर्छित गंचामी अन्न संयोगम शस्त्रम विद्यते, है ना, रोगी बेहोश न हो जाए या उसको शस्त्र का अनुभव ना हो, इसलिए अपने को अन्न और मध्य ये दो चीज उसको अपने को देना ही देना है ना। तो शस्त्र कर्म के पहले भी क्या क्या देना अपन ने देख लिया। शस्त्र कर्म करने से पूर्व रोगी को प्रिय तीक्ष्ण पीने वाले व्यक्ति जो वेदना सहन न कर सके उसे तीक्ष्ण मद्य पिलाना चाहिए। अन्न के उपयोग में रोगी को घातक मूर्छा नहीं आती है, और नशे से तो पूछ सकता है क्यों आहार देते हैं, तो आहार के अगर दे देते हैं तो मूर्छित नहीं होता है। भूखे पेट अपन देखते हैं ना ओटी में आके ब्रेकफास्ट करके नहीं आते माइनर केस वाले, तो अगर ड्रिप व्रिप नहीं चल रहा तो थोड़े से चक्कर उनको आ जाते हैं, ठीक है ना। नशे में धुत होने से शस्त्र का अनुभव नहीं होता है, ठीक है। फिर अभुक्त शस्त्र किस किस में करना चाहिए, तो उसका मामा भूखे पेट सर्जरी कराने भागा तो उसका मामा खाली पेट भागा तो उसका से आ जाएगा उदर रोग, मामा मूर्धगर्भ मुख रोग, अर्श अश्मरी, ये 5 रोग होते हैं, ये अभुक्त शस्त्र कमेंट में करना चाहिए, ठीक है ना। सॉरी, योग्य थोड़ी सी देखते भैया, योग्य सूत्री अध्याय के संदर्भ में क्या कहा गया है, सम्यक प्रत्यक्ष कर्म अभ्यास को अपन योग्य कहते हैं, योग्य सूत्री अध्याय में दे रखा है सुश्रुत के, किस किस पे क्या क्या करते हैं, तो छेदन कर्म काय पे करते हैं, छेदन कर्म कब ऐसे याद करते हैं, छेदन कर्म उत्कर्तन परिकर्तन किस किस में करते हैं भैया, तो सब बीज वाली जिनमें चीज होती है, पुष्प फल हो गया, अलाबू कालिंदक, है ना, त्रपूस एरवारू करवरू, जिसमें सब में बीज वाली चीजें होती है उनमें अपन क्या करते हैं, छेदन कर्म में करते हैं। भेदन किस में करते हैं, बहुत ईजी है भैया, धृति वस्ती या प्रवेशक आदि को जल या कीचड़ में, कुछ नहीं है, एक मिनट। कपड़े दो तीन चार,
7 है ना। चलो अपोलो गाइस, अपन देखते हैं छेदन कर्म देख लिया अपन ने, किसमें बीज वाली सारी चीजों में करते हैं, कब करके अपन ने देख लिया। मतलब इसमें छेदन, उत्कर्तन, परिकर्तन अपन सब बीज वाली चीजों में। पुष्प फल हो गया जिसको अपन कद्दू बोलते हैं, अलाबू हो गया जिसको अपन लौकी बोलते हैं, कालिंदक जिसको तरबूज बोलते हैं, त्रपुस, एरवारुक, करकरोग, सब ककड़ी के जो प्रयाय होते हैं ना, उन सब में अपन छेदन, उत्कर्तन, परिकर्तन करते हैं। भेदन किसमें करते हैं, जिस चर्म निर्मित भांड जिसमें क्या जल भर सकते हैं, कीचड़ भर सकते हैं, उसमें अपन भेदन कर्म करेंगे ना। द्रतिपूर्ण मशक ऐसे संस्कृत टर्म आता है ना, द्रतिपूर्ण मशक ऐसे करके, उसमें अपन भेदन कर्म करते हैं। लेखन कर्म किस पे करते हैं भैया, बाल पे, है ना, बॉल पेन से लिखाई करते हैं अगर भूल जाओ तो। रोम युक्त बालदार चमड़े पे अपन क्या करते हैं, लेखन कर्म करते हैं। वेदन किस पे करते हैं, ऑब्वियसली भैया मृत पशुओं की सिराओं पे और कमलनाल पे अपन क्या करते हैं, वेदन करते हैं। एषण कर्म किस पे करते हैं, घुन लगी हुई लकड़ी, बांस, वेणु, नलनाली या शुष्क लाभु भी क्या कर सकते हैं अपन, एषण कर्म करते हैं। आहरण, तो आहरण के लिए मैंने टिक बताई थी, पनस ने बिल्ली के दांत खींच कर निकाले, ऐसे करके उसमें क्या करें, आहरण, है ना। तो पनस ने बिल्ली के दांत खींचकर आहरण किए या बाहर निकाले, तो पनस, बिल्ली से बिंबी फल, बिंबी फल और बिल्व फल दोनों ले लेना उससे। और क्या बोलते हैं, दांत खींच के बाहर निकालना, तो मृत पशु के दांत तो इजी है, दांत से क्या आ जाएगा, मृत पशु के दांत आ जाएगा, ठीक है ना। तो पनस, बिल्ली से दोनों आ जाएगा, बिंबी फल, बिल्व फल और मृत पशु के दांत, इन पे क्या करते हैं, आहरण कर्म सीखते हैं। विस्त्रावण किस पे सीखते हैं भैया, तो मोम से लिपटे हुए शालमली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विस्त्रावण अगर किसी का करना है तो मोम से लिपटे हुए शालमली के फलक पे अपन विस्त्रावण कर्म करते हैं, ठीक है ना। बार बार अपने को विस्त्रावण करवाने के लिए चिकनी जगह करनी पड़ती है ना, शालमली के फलक पे थोड़ी सी मोम लपेट लेंगे, वहां पे अच्छे से विस्त्रावण सीखेंगे। सीवन कर्म, सूक्ष्म घन वस्त्रों को दो वस्त्रों के प्रांत भागों, ये चमड़े के प्रांत भागों पर करते हैं, वो इसलिए सूचरिंग की अपन करते हैं ना, तो क्या होती है, मतलब क्या होते हैं, सीवन करने के लिए दो वस्त्रों को आपस में सिल सकते हैं अपन। बंधन कर्म, कुछ नहीं, मिट्टी का वस्त्रों सा बना हुआ जो व्यक्ति के पुतले के समान अंग प्रत्यंग, है ना, बहुत इजी, कभी नहीं आएगा। क्षार और अग्निकर्म, देखो दो चीज आती है भैया, क्षार और अग्निकर्म मृदु मांस खंड पे करते हैं और मृदु चर्म पे करते हैं, ना, कंफ्यूज नहीं होना। मृदु मांस खंड पे करते हैं, मांस के टुकड़े पे जो मृदु है उस पे करते हैं क्षार अग्निकर्म, और मृदु चमड़ी पे, दोनों मृदु मृदु है ना उस, या नॉर्मल मांसपेशियों पे करते हैं अपन क्या, कर्ण संधि बंधन, है ना। तो मृदु मांस और मांसपेशियां दो अलग अलग चीज हो गई, ठीक है ना, मृदु चर्म भी अलग चीज हो गई। तो मृदु मांस पे करते हैं क्षार कर्म और अग्निकर्म, और मांसपेशी, मांसपेशी स्ट्रेट है ना, उसको अपन क्या करने, कर्ण संधि बंधन करते हैं ना। वो मांसपेशी जो होगी पेपिला जैसी, क्या बोलते हैं, कर्ण पिल्ले पिन्ना जैसी होगी, ऐसे फाइन ऐसे जाके सीधी जाके, है ना। तो मांसपेशियां जो होती है उस पे क्या करेंगे, कर्ण संधि बंधन करेंगे, और मृदु मांस के जो खंड होते हैं उन पे अग्निकर्म और क्षार कर्म से अपन जलाएंगे। कर्ण संधि बंधन कमलनाल पे भी कर सकते हैं, कमलनाल की इकट्ठे देख लेंगे, चार चीजों में से करते हैं। वस्ती नेत्र का प्रवेश सीखना, वस्ती कर्म सीखना या व्रण वस्ती सीखना, ये किसमें करेंगे, उदक पूर्ण घड़े के पार्श्व में एक छोटा सा छेद करेंगे, या अलाबू के मुख के पार्श्व में एक छेद करेंगे, उसमें अपन सब वस्ती नेत्र प्रवेश सीखेंगे, ठीक है ना। तो किस किस में कौन कौन से करते हैं, तो कमलनाल में 3 कर्म करते हैं भैया अपन। वेधन कर्म तो बहुत ईजी है भैया, कमल के नाल में अपन वेधन करना सीख सकते हैं, एषण भी सीख सकते हैं, और कर्ण संधि बंधन भी इसमें कर सकते हैं। अलाबू में बहुत सारे कर्म करते हैं, छेदन, उत्कर्तन, परिकर्तन, कब तो अपन ने देख लिया था। ऐसे अलाबू, सूखे अलाबू में अपन ऐषण भी कर सकते हैं, बाकी नॉर्मल अलाबू में वस्ती नेत्र का प्रवेश भी करवा सकते हैं, वस्ती कर्म भी कर सकते हैं, व्रणवस्ती भी कर सकते हैं। संख्या नहीं दी हुई कितने कर्म है, तो 7 याद नहीं रखना अपने को, बस क्या क्या अलाबू में यूज कर सकते हैं वो सब याद अपने को रखना है। अब अपन देखते हैं क्या, शस्त्र कर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ना। अष्टविध जो शस्त्र कर्म होते हैं वो किस किस को किन किन वाले रोगों में अपन कौन सा कर्म कराएंगे, है ना। तो मैंने तुम लोग को बहुत अच्छे से एक ट्रिक के कुछ लिखा के बताई थी, बहुत तेजी से रटवाई थी, है ना, कि इस रोग में ये करेंगे ना। अब सुश्रुत का सूत्र स्थान का शायद 23वां 24वां कोई सा तो चैप्टर होगा, 23 24 जो भी नंबर का चैप्टर हो, उसमें अपन ने अच्छे से याद किया था कि किस किस रोग में, किस किस सॉरी किस किस दोष में कौन कौन सा कर्म अपन करते हैं, ठीक है ना। अष्टविध शस्त्र कर्म वाला तो देख लेते हैं अपन भैया। सबसे पहले देखते हैं अपन क्या, छेदन कर्म। तो छेदन कर्म के लिए मैंने कुछ तो ट्रिक व्रिक बताई थी तुम लोग को, क्या बोलते हैं वो, छेदन वाले में बताई, हाँ, मामा जी की 30 बीघा अगली उपज वाली भूमि पे अपन ने क्या छिड़काव किया था, तो छिड़काव से छेदन था ना। तो मामा जी की
30 बीघा अगली उपज वाली भूमि पे क्या किया था, छिड़काव किया था। तो क्या किसका छिड़काव किया था, काबा का छिड़काव किया था। ऐसे करके अपन देखते रहते हैं ना, मामा जी, ऐसे तो मामा से मान संगात मांस कंदी है ना, क्या बोलते हैं। फिर जी के से, जी के को उल्टा पढ़ रहे थे ना, फिर कफज ग्रंथि आ जाएगी उससे। फिर 30, टी से तिलकालक, स से सतपोनक, बीघा से अपन वो देख रहे थे, क्या बोलते हैं, कुछ तो देखा था यार उससे भी। फिर अगली उपज वाली से अपन ने देखा था भैया अलजी और सब उचक गया यार, अधिमांस देखा था, और क्या बोलते हैं, कुछ कुछ तो देखा था। ये वाला टॉपिक तो जा रहा, चलो लिख के बता दे, एक पेज इंसर्ट करते हैं, थोड़ी मेहनत कर ही ली जाए। चल, अपन ने कैसी ट्रिक देखी थी भैया, सबसे पहले अपन देखते हैं इधर, यहाँ पे यहाँ पे देखते हैं छेदन। ठीक है, छेदन की ट्रिक क्या देखी थी अपन ने, मामा जी के, मामा जी के है ना, तो इसको कफज ग्रंथि ऐसा पढ़ा था अपन ने। 30 बीघा अगली उपज, 30 बीघा जो अगली उपज वाली भूमि वाली भूमि पे क्या किया था, छिड़काव किया था, किसका, कावा का। कावा का क्या किया था, छिड़काव किया था। कुछ कुछ याद रखना है, ऐसे नॉर्मल नॉर्मल, बाकी अपने को पता ही किस किस में क्या क्या करते हैं ना। मामा जी से दो थी, मान संघात मांस कंदी आ गया था भैया ना, लिख नहीं रहा हूँ, बस ट्रिक लिख दिया, इससे आ जाएगा मांस संघात मांस कंदी। फिर जीके से आ जाएगा कफज ग्रंथि, 30 से आ जाएगा तिल कालक, तिल कालक, और स से आ जाएगा सतपोनक, 30 सतपोनक। ठीक है ना। फिर 30 बीघा से भगंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर अगली उपज वाली से, अगली से भी कुछ तो आएगा ना, से आ जाएगा अपना, अच्छा गली से तो गलचुंडिका आ जाएगा ना, से शायद अधिमांस आ जाएगा है ना, से आ जाएगा अपना अधिमांस, और गली से क्या आ जाएगा, गलचुंडिका। गलचुंडिका कितना काटते हैं गलचुंडिका में, कल ही अपन ने पढ़ा है ना, 1/3 काटते हैं। फिर उपज उपदंश, और ज से जतुकर्ण या जतुमणि, वाली से वल्मीक, भूमि से भगंदर आता है, भूमि से भगंदर, बीघा से कुछ तो होगा, मैं भूल गया। अच्छा हाँ, ये अधिमांस नहीं है भाई, यहाँ पे अघ्रुष आएगा ना, गलचुंडिका के आगे तो अघ्रुष, अघ्रुष है ना, अ से अघ्रुष और ग से गलचुंडिका, ये दोनों इंपॉर्टेंट वाले थे, क्या बोलते हैं। और कावा, कावा में आ जाएगा, हाँ अधिमांस कावा वाले में आएगा ना, तो यहाँ CAVA, सी से आ जाएगा अपना क्या, चर्मदल, चर्मदल। ए से आ जाएगा अर्श, अर्श में तो सबको पता है भैया अपन छेदन करते हैं। फिर वी से अपना क्या आ जाएगा, व्रणवर्त्म या वर्त्म व्रण, और ए से आखिरी में आ जाएगा अर्बुद। ठीक है, ऐसे करके अपन ने देखा था भैया ना, कुछ कुछ मेन मेन याद रखने थे अपने को, कोड थोड़ा सा बन गया था, उससे अपना थोड़ा थोड़ा बन गया था कि मामा जी की 30 बीघा अगली जो उपज वाली जमीन थी, उसमें अपन ने किसका, काबा का छिड़काव किया था ना। मान संघात मांस गंदी, जीके से कफज ग्रंथि आ जाएगा, तिल कालक, सतपोनक, फिर बीघा से कुछ नहीं, साइलेंट हो गया था ना। फिर अगली से अघ्रुष गलचुंडिका, उपज से उपदंश जतुमणि, वाल्मीक, वाली से वल्मीक आ जाएगा, भूमि से भगंदर आ जाएगा, और फिर कावा ना, चर्मदल, अर्श, वर्त वर्ष और अर्बुद, इन सब रोगों में क्या करते हैं अपन, छेदन कर्म करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसा था। फिर भेदन वाले में क्या याद किया था भैया, भेदन वाले तो बहुत ईजी था ना। भेदन वाला क्या था, पहले तो V6 ऐसे करके अपन ने याद, पेन बदल लेते हैं तो अपने को स्मार्ट वर्क हो जाएगा। भेदन देख लेते हैं दूसरे नंबर पे, भेदन वाला अपन ने ऐसा देखा था, V6 करके ट्रिक देखी थी है ना, V6, V6 आ रहा था। V6 में फिर आप स्क्वेयर, आपके किसने, पप्पू जी ने स्तन का गिला में तोड़ा था, आपके पप्पू जी ने
स्तन का गीला मेद तोड़ा। ये सब क्या था अपना, भेदन था। ठीक है, तो V6 वाली हमेशा V वाली और कहीं पे नहीं आई थी, इन्हीं में आई थी, है ना। तो कौन कौन से आ जाएगी अपना, विद्रधि, विसर्प, वृंद, और क्या था, वृद्धि, विदारिका, और एक और क्या बच गया, वृंद हो गया, वृद्धि हो गया, विदारिका हो गया, विसर्प हो गया, विद्रधि हो गया, व्रणशोफ। ये 6 V वाले हो गए। ठीक है ना। फिर आपके इसकी ओर आ जाएगा इसमें। ठीक है ना। तो सबको पता है भैया भेदन किस में करते हैं, अश्मरी में अपन भेदन करते हैं, है ना, अश्मरी। और क्या बोलते हैं, अश्मरी के साथ क्या आ जाएगा, आप से अलजी आ जाएगा, अलजी, उधर अक्रू से इधर अलजी, है ना। पी से क्या आ जाएगा भैया अपना, प्रमेय पीड़िका आ जाएगा, प्रमेय पीड़िका। फिर आपके पप्पू जी ने, तो पप्पू से क्या आ जाएगा भैया अपना, दंत पुप्पुट आ जाए, सॉरी, दंत पुप्पुट और तालु पुप्पुट दोनों आ जाएगा, दंत पुप्पुट तालु पुप्पुट। आपके 2 पप्पू ऐसे याद है, आपके 2 पप्पू, 2 पप्पू में क्या आ जाएगा, दंत पुप्पुट और तालु पुप्पुट। ठीक है, आपके पप्पू जी ने, जी से आ जाएगा अपना क्या, ग्रंथि। सारी की सारी ग्रंथि किस में आती है, भेदन में आती है, सिर्फ कफज ग्रंथि को छोड़ के। ठीक है ना। तो आपके पप्पू जी ने स्तन का गीला रहे, तो स्तन रोग में भी क्या करते हैं, भेदन करते हैं अपन। ठीक है ना। स्तन रोग, गीला से गिलायु आ जाएगा। और क्या बोलते हैं, मेद तोड़ा, तो मेद से आ जाएगा मेदो रोग, और तोड़ा से क्या आ जाएगा, तुंडी केरी, तुंडी केरी, गलशुंडी का उसमें, तुंडी केरी इसमें, है ना। स्तन का गीला में तोड़ा। ठीक है ना। और एक ब्रह्मास्त्र अपन ने याद किया था, क्षुद्र रोग सारे, प्राय सारे क्या क्षुद्र रोग में भेदन करते हैं, प्राय सारे क्षुद्र रोग, जिसमें से 3 नाम अपन ने याद किए थे, सारे क्षुद्र रोग। 3 नाम कैसे याद किए थे अपन ने, ये आपका स्क्योर कोई वापस से खोला था ना, तो इधर यही लिख देता हूँ नीचे। तो आपके स्क्योर को अवमंथक अनुशयी और अवमंथक अनुशयी, और एक पी से था पुष्करिका। ठीक है। ऐसे करके अपन ने क्या देखे थे, कुछ कुछ भेदन देखे थे, एक बार फिर रिवीजन करेंगे तो फिर याद हो जाएगा। तो छेदन में मामा जी की 30वीं का अगली उपज वाली भूमि देखा, जिसपे कावा का छिड़काव किया। भेदन में V6 आपके स्क्योर पप्पू, आपके स्क्योर 2 पप्पू जी ने स्तन का गीला में तोड़ा, इससे भी भेदन देखा था। ठीक है ना। फिर इसके बाद भेदन के बाद क्या आ जाता है अपना, वो लेखन कर्म आ जाता है ना। वैसे 2 ट्रिक वैसे भी दिखाई थी, अश्मरी की आभा होती है, मतलब अश्मरी में आहरण और भेदन करते हैं, और अर्श में छाले होते हैं, छेदन और लेखन करते हैं, वो दोनों अलग से अपन याद रख लेंगे नीचे। लेखन कर्म, तो लेखन में क्या, रोहित के मंडप में मामा जी आवे जीवा चलावे, ऐसे करके अपन ने याद किया था। पेन का कलर बदल जा भाई। ठीक है, तो लेखन में क्या देखा था अपन ने, लेखन वाले में कोड लिखा था कि रोहित की मंडप में, रोहित अपना मेरी मासी का लड़का था, रोहित की मंडप में मामा जी आवे जीवा चलावे। क्या चलावे, जीवा चलावे। रोहित से क्या आ जाएगा भैया अपना, रोहिणी आ जाएगी, बहुत इजी है ना। कुछ कुछ देखो, पूरा कोड भले एक एक मान, जैसे इस मामा से क्या आता है, लेकिन इजी क्वेश्चन आएगा ना वहाँ पे, वो गलत नहीं कर रहे। रोहित की से क्या आ जाएगा अपना, किलास आ जाएगा। रोहित की मंडप, मंडप से क्या आ जाएगा, मंडल आ जाएगा। मामा जी आवे, तो मामा जी से रोहित की मंडप में से क्या आ जाएगा अपना, मेदो जन्य दंत वेदर्भ, मेदो जन्य दंत वेदर्भ। ठीक है। फिर 2 मामा से क्या आ जाएगा, मांस उन्नत और मांस कंदी, ये वहां भी आते हैं ना, यहाँ भी आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मांसोन्नत, मांस कंदी। ठीक है। फिर मामा जी, जी से आ जाएगा ग्रंथि, तो देखो ग्रंथि लेखन में भी आ रही है, भेदन में भी आ रही है, और कफज ग्रंथि छेदन में भी आ रही है ना, तो ग्रंथि वाला पेपर में कभी नहीं दिएगा, क्योंकि कंट्रोवर्शियल आवे। फिर आवे,
अर्श, आ से क्या आ जाएगा अर्श, तो अर्श में दो कर्म आ गए भैया। अर्श में क्या करते हैं, छाले होते हैं, मतलब इसमें छेदन भी करते हैं अर्श में और लेखन भी करते हैं, ठीक है ना। और आ वे से वर्तमनेत्र या वर्तमनेत्र रोग, वर्तमनेत्र, जीवा चलावे, तो दोनों जीव, उपजीविका अधिजीविका, उपजीविका अधिजीविका। ठीक है, ये तीन ट्रिक अपने को याद थी पहले से। मामा जी की 30 बीघा अगली उपज वाली जमीन में कावा का छिड़काव किया था। V6 आपके पप्पू जी ने स्तन का गीला में तोड़ा, ये अपनी भेदन वाली हो जाएगी। रोहित की मंडप में मामा जी आवे, जीवा चलावे, ये अपनी कौन सी, लेखन वाली हो जाएगी, ठीक है ना। फिर विस्त्रावण वाली बहुत टफ थी भैया, ओक दादा बीवी का आगे का कुशल स्तन की विदाई करी थी, ऐसे सब देखा जाए। तीन अपन याद कर लेते हैं, अगर आ गया तो ठीक है, अभी इतना ज्यादा डिटेल में अपन पढ़ने बैठेंगे नहीं, है ना। जगह बची थोड़ी, तो C1 की ट्रिक बस लिख लेते हैं एक और, ठीक है ना। C1, C1 कर्म में क्या आ जाएगा भाई। C1 कर्म मैंने तुम्हें लिखवाया था, वैसे तो अपने को याद ही हो गया था, पर कुछ लोगों को याद नहीं रहा था। तो मेदस्वी भेल तेज चलते हैं, ऐसे याद रखा था, कौन से, मेदस्वी भेल क्या करते हैं, तेज चलते हैं। तो उनको क्या कर देना पड़ता है, सीना पड़ता है या C1 करना पड़ता है। मेदस्वी भेल तेज चल रहे थे, तो मेद समुत्था, क्या क्या थे इसमें। पहली बात तो मेद, एक लाइन में यही याद रखना ना, मेद समुत्था जो व्रण होते हैं उनमें क्या करते हैं, भेदन करते हैं। फिर भेद से क्या आ जाएगा, भेदन कर्म निर्मित व्रण, भे से भेदन कर्म से जो निर्मित व्रण होता है ना, ओब्वियसली इंसिजन दे दिया, इंसिजन देने के बाद सुचरिंग करते हैं ना उसमें, भेदन कर्म से निर्मित व्रण। फिर ल से क्या आ जाएगा, सुलिखित व्रण, लिखित जो अच्छी प्रकार से लेखन कर्म किया गया है ना, वो वाले वर्ण। फिर तेज से क्या आ जाएगा, सद्य वर्ण भी आता है ना, सद्य वर्ण में भी कर सकते हैं, इसे याद रखना, सद्यो वर्ण। तेज से जो तेज चलते हैं ना, तो तेज चल संधि व्यापक या चल संधि वाले वर्ण है ना, इतना सभी डिटेलाइजेशन से मेद समुत्थित वाला याद रखना अपने को, ठीक है। तो अपन थोड़े से इसमें बता देता हूँ क्या क्या अपन ने पढ़ा, देखो। छेदन कर्म अपन ने पढ़ दिया भैया, अर्श, अर्बुद, भगंदर, शतकोना, कफज ग्रंथि, नाड़ी व्रण, अस्थि मांसगत शल्य, स्नायु स्नायुकोद, अघ्रूष गलशुंडी का जो जो इंपॉर्टेंट है ना, वैसे भी याद से होते हैं ना, गल सुंडी का, हाथी के गले की जो सूंड होती है वो छेड़ने के लिए काम आती है, तो छेदन कर्म करते हैं, ठीक है ना। हालांकि अपन ने ट्रिक में देख लिया। बाकी चर्म कील, तिल कालक, अधिमांस, मांस संगात, मांस कंद, वल्मीक, जतुमण, उपदंशी अपने ट्रिक में आ गए थे सब सब, है ना। फिर वेदन में V6 करके मैंने याद करवा दिया था, विद्रधि, वृद्धि, विसर्प, वृणशोभ, विदारिका और वृंद, ठीक है ना। फिर इसमें तीनों प्रकार की ग्रंथि भी आ गई थी। फिर तालु पुप्पुड़, दंत पुप्पुड़ में भी आपने पप्पू में आ गया था। फिर क्या बोलते हैं, तुंडी केरी भी आ गया था भैया, तोड़ा करके ना, गीला मेद से गिलायु आ गया था, मेद से मेदो रोग आ गया था। क्षुद्र रोग में कुछ कुछ आपका स्क्वायर अपन ने देखा था ना, उसमें आ जाएगा भैया, ठीक है ना। क्या क्या जाएगा आपके स्क्वायर में, अलजी, अश्मरी, प्रमेय पड़िका, और एक में अवमंथक, अनुशयी और पुष्करिका, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर लेखन में अपन ने सारा याद कर लिया भैया, रोहित के मंडप में मामा जी आवे, जीवा चलावे, ठीक है ना। अर्श में क्या होता है भैया, अर्श में छाले पड़ जाते हैं और अश्मरी की आभा होती है ना, वही पूछेगा। वेदन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेदन की ट्रिक नहीं बनाया क्योंकि बहुत इजी इजी वाला है। किस किस में, विकृत सिराओं में वेदन करते हैं, सबको पता है भैया, विकृत सिराओं में वेदन कर देंगे। दकोदर, मूत्र वृद्धि, देखो मूत्र वृद्धि में भी वेदन कर सकते हैं। बाकी चरक के दो इंपोर्टेंट, चरक बोलते हैं पक्व गुल्म में, और विसर्प में क्या करते हैं, वेदन कर्म कर देते हैं। बाकी सुश्रुत के अकॉर्डिंग कभी नहीं पूछा जाएगा ना किस में करता है, चरक का इंपोर्टेंट है। पक्व गुल्म और विसर्प में चरक बोलते हैं कि वेदन कर्म कर सकते हैं। एषण कर्म, उन्मार्गी वर्ण में नाड़ी, जिस नाड़ी शल्य नाड़ी में एषण कर्म करते हैं, सबको पता है भैया, बाहर निकालने के लिए। आहरण, दंत शर्करा, पाद शर्करा, मूत्र शर्करा। अश्मरी, तो अश्मरी की क्या होती है, आभा होती है, अश्मरी की क्या होती है, आभा होती है। आहरण और भेदन कर्म अश्मरी में करते हैं। मूल गर्भ का व्याहरण करते हैं, बताने की जरूरत नहीं। शरीर स्थल्य, दंत मल, कर्णमल, गुदवर्च, बहुत ईजी है ना, किसमें आहरण कर्म करते हैं। फिर आखिरी बच गया था अपना जो इंपॉर्टेंट था भैया, विस्त्रावण। तो विस्त्रावण मैंने बहुत बड़ी ट्रिक थी ना इसकी, अपन दिमाग में नहीं जा रहे, कुछ कुछ बस याद रख लेते हैं। सारे प्रकार के अर्बुद, सभी विसर्प, सभी विद्रधि, ग्रंथि, उपदंश, स्तन रोग, क्षुद्र रोग, बहुत सारे ओष्ठ रोग ये दंत रोग ये तालु, कुक्कुट, कंठशालू, कर्णपाली के रोग, इन सब में क्या करते हैं, विस्त्रावण कर्म करते हैं ना, ENT वाले रोगों में। C1 कर्म में मैंने बता दिया था भैया, ट्रिक लिख के तुम्हें कि मेद समुत्थित, मेद से समुत्थित व्रण हो गया, भेदन
वर्ण हो गया, सुलेखित वर्ण हो गया, चल संधि में आश्रित होने वाले सद्यो वर्ण हो गया। ये सब जो होते हैं इन सब में क्या करते हैं, सीवन कर्म करते हैं। देखो पीजी 2022 में आया भी है कि चल संधि में आश्रित होने वाले जो सद्यो वर्ण है तो उनको ब्लीडिंग रोकने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट अपन सूचरिंग कर देते हैं। चल संधि में आश्रित सद्यो वर्ण को सीवन कर्म करते हैं, मेद समुचित वाले का सीवन कर्म कर देते हैं, भेदन वाले वर्ण का कर देते हैं और सुलेखित वाले वर्ण का सीवन कर्म अपन कर देते हैं। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, शस्त्र कर्म कहाँ कहाँ कौन कौन करना चाहिए वो देख लिया। फिर अपने पास क्या आ जाते हैं, असीव्य वर्ण आ जाते हैं। असीव्य वर्ण मतलब क्या, जिनको अपने को नहीं सीना चाहिए, तो क्षार अग्नि से जुष्ट है उनको नहीं सीना चाहिए। मारुत वाहिनी, जिसमें वायु बहुत ज्यादा बहती है उसमें नहीं क्या बोलते हैं, सीना चाहिए। जिनके भीषण दूषित रक्त और शल्य हो, है ना, अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में दूषित रक्त भरा हुआ या अंदर शल्य हो, उनको नहीं सीना चाहिए ना। ऐसे तो मॉडर्न में भी अपन करते हैं ना, अगर अंदर कुछ भी फॉरेन बॉडी अगर अंदर है शल्य में तो उसकी अगर सूचरिंग कर देंगे तो पक जाएगा ना, वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं करते हैं ना। तो क्षार अग्नि से जले वाले को कभी भी, अब अग्नि ये तो इतना कोई बच्चा भी बना देगा ना पीजी कर रहे हैं तो, कि भाई अग्नि से जल गया, क्षार से जल गया, तो कभी सूचरिंग नहीं करना है। मारुत वाहिनी ये याद रखना, वात दोष अंदर दूषित है तो भी अपने को क्या करना है, या मारुत अंदर से हवा निकल रही तो अपने को उसको सीवन कर्म नहीं करना है। जिनके भीषण दूषित रक्त या शल्य उनका भी नहीं करना। वाग्भट एक स्पेशल बोल देते हैं कि चले व्रणान, जो चल वाली जगह है, जैसे कक्षा कुक्षी वंक्षण जो होता है ना, वंक्षण हो गया, कक्षा हो गया, जो हमेशा मूवमेंट करते हैं वहां पे, या अल्प मांस वाले गतिशील स्थान वाले जो व्रण हो उनमें जो होते हैं ना, क्या करते हैं, सीवन कर्म नहीं करना चाहिए। वाग्भट स्पेशल है, वाग्भट बोलते हैं देखो वंक्षण या कक्षा में लगा दोगे तुम, बार बार हिलेगा तो टांके टूट जाते हैं। अभी भी अपन देखते हैं ना, एक्जिलरी लाइपोमा के जो पेशेंट आते हैं वो उनको सूचरिंग करते हैं तो 100% होता है कि उनमें सिरोमा बनता ही बनता है ना, हाथ पैर वो हिलाते हैं अच्छे से, क्या बोलते हैं, मूवमेंट रुकता नहीं है, वहां पे स्टेबिलिटी आती नहीं है, तो वहां में जो भी सूचर लगाते हैं उसमें सिरोमा बनता ही बनता है। ठीक है ना, मतलब वो स्ट्रगल करना पड़ता है अपने को थोड़ा। जीवन द्रव्य क्या क्या होते हैं भैया, तो सूक्ष्म सूत्र अश्मंतक, छाल के रेशे, स्तन के सूत्र, छोम सूत्र, घोड़े के बाल, मुर्वा, गिलोय के तंतु, ये सब यूज करते हैं। मॉडर्न में अपन कैटगट, सिल्क, ट्रोलोन ये सब यूज करते हैं। ठीक है ना। सीवन के प्रकार कितने होते हैं, चार। वेरी गो टू करके अपन ने याद किया था। वे से वेल्ली तक, वे री से रिजु, गो से गोफणिका, गो टू, टू से तुन्य सेवनी, ऐसे करके वेरी गो टू याद किया था। वेल्ली तक कहाँ पे, तो जो तत्कालिक व्रण होते हैं ना, हालांकि लिखा नहीं है अपने उसमें कि कहाँ कौन सा बांधना चाहिए ना, सिर्फ वेल्ली तक जो होता है वो क्या होता है, तत्कालिक व्रण में बांधते हैं। ऋजु सीधे, इनका उपयोग बाह्य त्वचा के सीवन में अधिक होता है, इनमें टाके पृथक पृथक होते हैं, पूरी पड़ने पे एक दो ये मॉडर्न का लिखा हुआ है सब ना, अपने आप में लिखा। गोफणी का अधिक विवरण व्रत में बांधते हैं, गोफणी का बंध का भी प्रकार होता है। तुन्य सेवनी जो होता है इसका व्रणों पूर्ण रूप से मिल जाए, मॉडर्न का लिखा हुआ है, अपने को बस चार प्रकार के सीवन याद रखना है, विल्ली तक, ऋजु, गोफणी का, तुन्य सेवनी। फिर सूची के स्वरूप देख रखे हैं भैया, आचार्य सुश्रुत ने कितने प्रकार की सूची होती है, तो तीन प्रकार की सूची बताई गई है। मालती पुष्प के वृंत के अग्रभाग के समान, गोल, मोटी और तीक्ष्ण। तो पहली बात तो सूची कैसे होनी चाहिए भैया, तो मालती पुष्प के समान। मालती पुष्प के समान अभी क्या देख के आए अपन, मूत्र मार्ग विशोधनी शला का भी मालती पुष्प पुष्प वृंत के अग्रभाग के समान होती है, वैसे ही सूची जो होती है वो भी मालती पुष्प के वृंत के अग्रभाग के समान होती है। कितने प्रकार की होती है, तो तीन प्रकार की सूची होती है। वृत्त अंगुल द्वयम, त्रय अंगुल त्रयस्त्रम और धनुर्वक्रा, ऐसे प्रकार की होती है ना, तो अपन ऐसे सिंपल याद कर लेते हैं, दो अंगुल वाली, तीन अंगुल वाली, धनुयक्रा जो होती है। ठीक है ना। तो द्वय अंगुल, वृत्त द्वय अंगुल जो होती, वृत्त अंगुल द्वयम जो वृत्त होती है और दो अंगुल की होती है, वो अल्प मांस वाले संधियों में। तो संधियां हमेशा कितने, संधियां कितने देशों के बीच में होती है, दो देशों के बीच में होती है। इसे अपने आर के पटेल साहब ने याद करवाया अपने को, संधियां हमेशा कितने देशों में, दो देशों में संधियां होती है ना। तो जहां पे संधियां आ जाए कि अल्प मांस वाले और संधियों में कौन से सूची से सीवन कर्म करते हैं अपन, वृत्तदय अंगुल से करते हैं ना। ऐसे श्लोक आता है, देशे अल्प मांसी संधयो च सूची वृत्त अंगुल द्वयम। ठीक है ना। बाकी अधिक मांस वाले और आयत स्थानों में अपन तीन वाली यूज करते हैं। धनु वक्रा को याद कर ले तो बीच वाले अपन त्रिअंगुल वाली आती है। तो मर्म स्थान, वृषण कोश और उदर में सीवन करने के लिए क्या करते हैं अपन, धनु वक्र। तो ऑब्वियसली अपन राउंड बॉडी नीडल का प्रयोग करते हैं अपन, क्या बोलते हैं, एब्डोमेन में सूचर लगाने के लिए। तो उदर के सीवन, वृषण कोश और मर्म स्थान, इन तीनों में अपन क्या करते हैं भैया, धनु वक्र करते हैं ना। तो टेढ़ी जो होती है, मर्म स्थान टेढ़े मेढ़े होते हैं, वृषण जो कोश होता है वो भी टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, सीधी से अपना क्या बोलते हैं, स्क्रोटम में अगर सूचरिंग करेंगे फाइन नीडल से तो भैया वो नहीं हो जाएगी, क्या बोलते हैं, पंचर होके वो निकलने लग जाएगा। तो मर्म स्थान, वृषण कोश और उदर, इन सब के सीवन के लिए धनु वक्रा सूची अपन यूज करते हैं। धनु वक्रा हिताम मर्म फलकोश उदरोपरी। ठीक है। बाकी आयत और अधिक मांसल वाले में त्रयंगुल यूज करते हैं, और द्वय अंगुल किसमें यूज करते हैं, संधियों में और अल्प मांस वाले एरिया।
फिर शस्त्र के अतियोग के लक्षण कुछ कुछ दे रखे हैं। तो दशार्ध मर्म विद्य के लक्षण या 5 मर्म के सामान्य लक्षण सुश्रुत सूत्र के 25वें 26वें चैप्टर में दे रखे हैं। इसके सामान्य लक्षण देखते हैं। ये पीजी में आता है ना, यहाँ कभी नहीं आएगा, लेकिन लिखा है तो अपन पढ़ लेते, क्योंकि बहुत ये संलयन करके एक टर्म आ गया था उसमें पेपर में, अपन ने चूड़ियां तोड़ दी थी कि इतना अंदर का कैसे पूछ लिया था। फिर दशविध मर्मविद लक्षणों में क्या क्या होता है भैया? सबसे पहले तो इसके सामान्य लक्षण होता है कि भ्रम, प्रलाप, ऊर्ध्वात, मूर्छा, मांसोदक, समरक्त स्त्राव, संलयन, सर्वेंद्रीय ग्रहण, ये सब नहीं आता है। देखो, मांस मर्म अगर विद्ध हो गया तो क्या क्या होगा? स्पर्श ज्ञान का अभाव हो जाएगा। शरीर एवं त्वचा का वर्ण क्या हो जाएगा? पांडु हो जाएगा। बिल्कुल मेच नहीं खाते, लेकिन लिखा हुआ वहां से होता है ना। अगर अपन सर्जरी कर्म कर रहे हैं, मांस पे अपने को सर्जरी कर्म करना है और उस मांस को अपन ने ज्यादा कम काट दिया, तो क्या हो जाएगा भैया? स्पर्श ज्ञान का अभाव हो जाएगा उस वाले एरिया में। शरीर एवं त्वचा कैसी हो जाएगी? पांडु वर्ण की हो जाएगी। इसलिए मानसिक आर्ट शरीर त्वचा किसी पांडु। अगर किसी को सिरा को विद्ध कर दिया बहुत ज्यादा अपन ने सर्जरी से ना, ओब्वियसली ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी, तो इंद्रगोप के समान रक्तस्राव निकले। ओब्वियसली सिरा में अपन सर्जरी कर्म कर रहे हैं, जैसे अपन सर्जरी करते हुए एब्डोमेन में फ्यूमरल आर्टरी भी, फ्यूमरल वेन अगर पंचर हो जाती है अपनी हर्निया की सर्जरी में, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है, जिसके कारण इंद्रगोप के सप्त होता है और अधिमंत शिरोरोग हो जाता है। याद रखना भैया, शिराविद्ध कर दिया तो अधिमंत और शिरोरोग हो जाएगा ना। इतनी ब्लड सप्लाई ब्रेन को कम चली जाएगी कि अधिमंत और शिरोरोग हो जाएंगे। किसमें? शिराविद्ध होने पे। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्नायु विद्ध के लक्षण। अगर आपने बहुत ज्यादा मात्रा में शस्त्र कम कर रहे हो और स्नायु को विद्ध कर दिया है, तो कुबड़ापन, शरीर के अवयव में ग्लानि, क्रिया अशक्ति, तुमूल रुजास, ये इंपॉर्टेंट है ना। चिराद व्रण रोहिती, व्रण का देरी से भरना, तुमुला रुजास, बहुत ज्यादा मात्रा में रुजा होना, क्रिया करने में अशक्ति होना, शरीर के अवयव में ग्लानि होना और कुबड़ापन, है ना। चिराद वर्ण रोहिती, बस एक चॉइस ऑफ क्वेश्चन पूछेगा कि किसके अधिक विद्ध हो जाने से व्रण देर तक बहता है। तो ऑब्वियसली कभी जो एंकल इंजरी होती है, या अपने क्या बोलते हैं, लिगामेंट इंजरी होती है ना, एसीएल की इंजरी देखते हैं भैया, कितने कितने साल, 3 3 4 4 साल, अंकित को 3 साल बाद उसकी सर्जरी करानी पड़ी, क्योंकि वो भरता ही नहीं है घाव। एक बार टूट गया स्नायु, जो टूट गया, तो फिर वो लंबे समय तक भरता ही भरता है ना। तो व्रण का देर से रोहित होना या चिराद व्रणो रोहित किसके लक्षण आता है? स्नायु वृद्धि का लक्षण होता है, ठीक है ना। क्रिया शक्ति भी हो जाती है तुमुल तुजास। संधि में शोफ की अतिवृद्धि, ऑब्वियसली कभी जॉइंट टूटा है तो एकदम शोफ की अतिवृद्धि हो जाएगी, इसमें भी भयंकर वेदना होगी। पर्वभेद, कार्य का भाव इंपॉर्टेंट नहीं। अस्थिविद में सर्व अवस्थासु न शांति, सिर्फ एक याद रखना है, किसी की अगर हड्डी टूट गई ना, तो उसको किसी भी अवस्था में लाभ नहीं मिलेगा ना। सर्व अवस्थासु न शांति लभते, दिन रात इतनी घोर पीड़ा होती है कि किसी भी अवस्था में उसको शांति मिलती मिलती नहीं है ना। ये मज्जागतवाद में भी अपन ने सुश्रुत के निदान स्थान के प्रथम चैप्टर में देखा था, है ना। सर्व अवस्थासु न शांति, किसी भी अवस्था में अगर लाभ या किसी भी अवस्था में उसको वेदना की शांति नहीं मिलेगी। कौन से रोग में होगा भैया? तो अस्थि विद शस्त्र के अतियोग के लक्षण में होगा। फिर से एक बार देखते हैं, मांस वाले में क्या देगा? स्पर्श का अभाव हो गया है, त्वचा एकदम पांडु हो गई। शिराविद्ध में आंखों के रोग हो गए, बहुत ज्यादा रक्त निकल गया तो अधिवंश शिरोरोग हो गया है। स्नायु वाले में चिराद व्रण रोहिती हो रहा है, क्रिया करने में अशक्ति हो रही है। तो मूल रुजा बहुत तेज वृजना संधि में भी हो रही है, शोफ की अतिवृद्धि हो रही है संधि में, है ना। परोवेद, कार्य में अभाव हो गया। अस्थिविद्ध का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिन रात इतनी घोर पीड़ा हो रही है कि उसको सारी की सारी अवस्था में शांति नहीं मिल रही। किसी भी अवस्था में करो तो शांति मिल नहीं देती, ठीक है ना। शस्त्र के व्यापक, ये पिछली बार अपने एमपीपीएससी का अगर तुमने पेपर देखा हो तो इस वाले एमपीपीएससी में आया था, अपने एमपीपीएससी 2022 में। इस शस्त्र निम्नलिखित में से कौन सा शस्त्र व्यापक नहीं है? तो हीन छेदन है, अतिरिक्त छेदन है, तिर्यक छेदन है, स्वगात्र छेदन है। ये 4 प्रकार के शस्त्र कर्म के व्यापक हो रहे हैं। कम काटना, ज्यादा काटना और तिर्यक काटना, ये खुद को काट लेना। याद रखना ना। देखो क्या नहीं था उसमें ऑप्शन में, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर ये वाला पेपर अपने एमपीपीएससी 2022 वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में था कि निम्नलिखित में से कौन सा शस्त्र व्यापक लक्षण नहीं है? तो हीन छेद, बहुत कम काटा अपन ने, बहुत अधिक काटा, तिर्यक काटा, या स्वगात्र छेदन कर लिया ना। ऐसा एक कोई सा दिख जाएगा अपने को जो नहीं है। हालांकि बहुत इजी पेपर है ना, मतलब बिना पढ़े मेरे से बन गया था, तो अभी तो अपन पढ़ रहे हैं तो फिर तो बन ही जाएगा, ठीक है ना। शस्त्र व्यापक 4 प्रकार के होते हैं: हीन छेदन, अतिरिक्त छेदन, तिर्यक छेदन और स्वगात्र छेदन। आकृति के अनुसार वाग्भट 4 प्रकार के शल्य बताते भैया: वृत्त, द्विकोण, त्रिकोण, चतुष्कोण या अष्टांग संग्रह, पागल मुंह में बताएं, ठीक है। ये अपन ने थोड़ा सा शस्त्र कर्म के संदर्भ में थोड़ी थोड़ी बातें पढ़ ली। अब अपन पढ़ते हैं शल्य के बारे में थोड़ा। अनुबद्ध शल्य, चलो शल्य शल्य पढ़ लेते, छार सिकल।
कल अगली क्लास में देखा जाएगा। शल्य देखते हैं, तो शल्य की निरुक्ति कैसे होती है भैया? डिस्चार्ज हो गया, पेन भी डिस्चार्ज हो गया। चलो बिना पेन के पढ़ा जाएगा, 1 मिनट चार्ज लगा दिया जाए। फिंगर वाला स्टार्ट कर दिया जाए। तो अपन शल्य शब्द की निरुक्ति देखते भैया। तो शल्य शब्द की निरुक्ति श्वल आशुगम्य धातु से तस्य शल्यमिति रूपम, है ना। स्वल धातु से होती है, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। शल्य के 2 भेद होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक शारीरिक शल्य भी हो सकता है और अपना आगंतुक शल्य भी हो सकता है, ठीक है ना। शारीरिक शल्य में अंदर से दोष या मानसिक कोई कारण हो सकता है। आगंतुक स्रोत में तो आगंतुक को पता ही आगंतुक शल्य कैसा हो रहा है। शल्य एवं शल्य शास्त्र की परिभाषा, सर्व शरीर बाधाकरणम शल्यम तद तद उपदेशितमिति शल्य शास्त्र। 2 परिभाषा है ना, सर्व शरीर बाधाकरणम शल्यम तेषाम आहरण उपायो शल्यकरण। वहां भी आई है और यहाँ भी आई है ना। सुश्रुत सूत्र 26 में भी आई है शल्य की परिभाषा, और सुश्रुत सूत्र 7 में भी आई है यंत्र वाले चैप्टर में, ठीक है। समस्त शरीर में जो बाधा या पीड़ा उत्पन्न करती है उसे शल्य कहते हैं। उसी शल्य को निकालने का उपदेश जिस शास्त्र में किया जाता है उसे शल्य शास्त्र कहते हैं। शल्य की गतियां वेरी वेरी इंपोर्टेंट। शल्य की 5 गतियां होती हैं। अष्टांग हृदय के अनुसार भी 5 गतियां होती है। अष्टांग संग्रह 3 बस बोलते हैं। तो शल्य की गतियां कौन कौन सी अपन देखते हैं। ऊर्ध गति शल्य, ऊपर जा सकता है, अधो जा सकता है, तिर्यक जा सकता है, अर्वाचीन जा सकता है और ऋजु जा सकता है ना। तो ऊर्ध, अध, तिर्यक, तीन ऐसी, अर्वाचीन और ऋजु, ठीक है ना। इसी अर्वाचीन को वक्र से रिप्लेस कर दिया अष्टांग हृदय, ठीक है ना। अर्वाचीन का मतलब लेटरल या मीडियल कहीं भी हो सकता है ना। तो सबसे पहले ऊपर, नीचे, तिर्यक तिरछा जा सकता है, अर्वाचीन मतलब लेटरल या मीडियल में जा सकता है, और रिजु एकदम सीधा जा सकता है। ये 5 प्रकार की शल्य की गतियां होती है। वाग्भट ने भी सेम टू सेम बोला है। ऊर्ध, अधि, तिर्यक सेम टू सेम, अर्वाचीन की जगह वक्र से रिप्लेस कर दिया, और रिजु सेम टू सेम है। अष्टांग संग्रह बोलते हैं 3 प्रकार की गतियां होती है भैया, ऊर्ध, अधो, तिर्यक, ऐसा बस बोल दिया उन्होंने। फिर शल्य के लक्षण, अपने शरीर में कोई शल्य है तो उसके 2 प्रकार के लक्षण होते हैं। एक सामान्य लक्षण जो 4 होते हैं, और विशेष लक्षण की किस जगह गया तो कौन सा लक्षण आएगा जो अपने को रटना है। शल्य के सामान्य लक्षण में 4 लक्षण होते हैं भैया अपने को। शाव पीड़िका युक्त हो गया है, सोफ बहुत ज्यादा हो जाएगी, सूजन वेदना बहुत ज्यादा होगी, मुहुर्मुहु शोणित पेशाब, हल्का हल्का रक्त निकलेगा, बुदबुदवत उन्नत मृदु मांस। ऑब्वियसली भैया अंदर अगर कांटा चुभ गया अपने को क्या होगी, काली पीड़िका हो जाएगी, वहां पे डिस्कलरेशन हो जाएगा, सोफ सूजन आ जाएगी, दर्द होगा अपने को, वहां से रक्त भी निकलेगा थोड़ा बहुत जब चुभेगा तब, और बुदबुद उन्नत मांस, मांस जो होता है वहां पे मृदु हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ये सारे शल्य के 4 सामान्य लक्षण होते हैं। अपने को जो याद है, श्लोक भी याद कर लिया तो उस समय अपन ने। वहां से प्रश्न नहीं आता, प्रश्न यहाँ से आता कि विशेष लक्षणों से। सबसे पहले अपन देखते हैं क्या, त्वचागत लक्षण। विशेष लक्षणों में त्वचागत लक्षण देखते हैं। त्वचा में क्या क्या हो जाता है, अगर त्वचा में शल्य है तो सबसे पहले क्या होगा, डिस्कलरेशन हो जाएगा, विस्तृत और कठिन, कुछ नहीं सूजन। अगर त्वचा में होता हल्की सी, डीप टिश्यू में तो है नहीं, त्वचा में ऐसी स्थिति में गया कि बस डिस्कलरेशन हो जाएगा, त्वचा में खाली शोथ हो जाएगा। मांस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शोफ अतिवृद्धि, अगर मसल्स में अगर चला गया, तीर घुस गया अपना और मसल्स में बाइसेप्स में चला गया, शोफ अतिवृद्धि, बहुत तेज सूजन होगा भैया। शल्य मार्ग का रोपण नहीं होता, पीड़न असहिष्णुता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अगर मांस में अगर शल्य घुस गया है, कांटा मांस में चला गया तो पीड़न असहिष्णुता होगी, हाथ लगाने तक भी अपने को इतना तेज दर्द होगा। चोष पाको, बहुत ज्यादा मात्रा में चोष और पाक होगा ना। ये तो मांस में चला गया, लेकिन मांस पेशी में, मसल्स फाइबर में अगर चला गया तो चोष और सोफ के बिना सारे के सारे मांसगत शल्य के लक्षण मिलते हैं, ये पेशी में आ जाएगा ना। चोष और पाक, चोष और शोफ जो होता है वो स्पेशल होते हैं किसके, मांस वाले के। अगर इन दोनों को हटा देंगे तो पेशी में भी सेम टू सेम लक्षण मिलेंगे ना। तो मांसगत शल्य, अगर मांस में शल्य लगा तो शोफ बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, पीड़ा पीड़ा करने में असहिष्णुता मिलेगी, और शल्य मार्ग का रोपण बहुत समय तक नहीं होता है। शिरागत में क्या होता है, सिरा, रक्त अवरोध, सिरासूल, सिरासोफ, सारे सारे सिरा सिरा आ जाएगा तो कभी पेपर में आएगा कि नहीं आएगा। स्नायु वाला इंपॉर्टेंट है भैया। स्नायु में संकोच होगा, तीव्र शोथ होगा, भयंकर पीड़ा होगी। स्नायु जाल उत्क्षेपणम सरंबम अग्ररुका अग्र अग्ररुका, ठीक है ना। स्त्रोत में, जिस स्त्रोतस में जाएंगे उसके कर्म के गुण की हानि हो जाएगी। अपन स्त्रोतस वाला चैप्टर देखेंगे विमान स्थान में, वहां के सारे याद करेंगे। धमनीगत शल्य, ये अपने एआईपीडी 23 में आया था भैया कि सफेन रक्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, झागदार, तो मैंने बताया था धमनी में ऑक्सीजन बहती है तो ऑक्सीजन जो होती है बुलबुले बनाती है ना। तो सफेन रक्त जो होता है किसमें बहता है, धमनीगत शल्य में आता है।
शब्द रहित वायु बाहर करके अंगमर्द पिपासा और उल्लासने, सार्वदेहिक लक्षण इसमें मिल जाते हैं अपने को, तो सफेन रक्त बस याद रखना है। अस्थि में अगर शल्य चला गया तो विविध वेदना, अलग अलग प्रकार की वेदना अस्थि में शल्य चला गया तो। अस्थि के विवर में चला गया तो सशल्य अस्थि पूर्णता, अस्थितोद बलवान संहर्ष होगा, इसमें बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी कब हो जाएगी, जब हड्डी के अंदर शल्य चला गया। संधि में शल्य चला गया तो अस्थिगत शल्य के लक्षण और चेष्टा ना, ओब्वियसली जिस संधि में चला गया उस संधि की चेष्टा का नाश हो जाएगा। कोष्ठ में चला गया तो आटोप और अना होगा, ओब्वियसली भैया तीर मार दिया पेट के अंदर चला गया आमाशय में, तो आटोप और अना होगा। और व्रण मुख से मूत्र पुरुष, ओब्वियसली पेट का अगर कोष्ठ का भेदन कर दिया तो अपना भैया पेट क्या होता है भैया, आमाशय अतड़ी में छेद हो गया, अतड़ियों में या ब्लेडर में छेद हो गया किसी में, तो वहां से क्या मूत्र पुरुष निकलने लगेगा व्रण मार्ग से। मर्मगत में मर्म के समान चेष्टा हुई। तो दो बस अपने को याद रखना है, मांस और धमनी, यहीं से प्रश्न आता है बार बार। शोफ अतिवृद्धि और पीडन असहिष्णुता मांसगत शल्य का लक्षण है। सफेन रक्त निकलना किसका, धमनीगत शल्य का लक्षण है। बाकी बहुत इजी इजी है ना, अपने से बन जाएगा। सिरा वाले में सिरा सिरा आ जाता है आगे, स्नायु वाले में स्नायु में संकोच तीव्र शोथ भयंकर पीड़ा, ये सब आ जाएगा। ये स्नायु जब आगे लग जाएगा, जाल उच्छुपण उग्र रुजा होती है ना स्नायु वाले में, उसे याद रख लेना। उग्र रुजा किसमें होती है, उग्र रुख स्नायु का शल्य में होती है। स्नायु में अगर तीर मार दे तो बहुत तेज मात्रा में उग्र रुजा होगी भैया। फिर शल्य के तीन प्रकार होता है, अवबद्ध सॉरी शल्य के दो प्रकार होते हैं, अवबद्ध शल्य अनवबद्ध शल्य। अवबद्ध मतलब धातु में तेज गड़ा हुआ और अनवबद्ध मतलब शिथिल है। तो अनअवबद्ध शल्य को उपार करने के कितने स्वभाव होते हैं, 15 उपाय होते हैं ना, मतलब बिना सर्जरी के भी इसको अपन निकाल सकते हैं, अच्छे से स्वभाव से निकाल सकते हैं। ऑटोमेटिक जैसे होता है ना, कांटा चुभ के कुछ 2-3 दिन बाद खुद ब खुद निकल जाता है ना। पाचन, जैसे आंख में कुछ गिर जाता है ना, थोड़ी देर मसल के छोड़ दो, ऑटोमेटिक उसको मैकेनिज्म बाहर निकाल जाता है। पाचन, भेदन, धारण, पीड़न, निर्धापन, प्रक्षालन, प्रतिमश, प्रवाहन, वमन, विरेचन, आचूषण, ये सब होते हैं ना। ऐसे कुछ तो मैंने इसको ट्रिक बनाई थी उस समय अनवबद्ध शल्य 15 जो होती है बाहर निकालने की, अभी मैं भूल गया हूँ। बाद में देखेंगे। इसमें छेदन नहीं होता, बस्ती नहीं होता, ऐसा बस याद रख लेना, भेदन होता है। ठीक है, बस याद रखो अनवबद्ध शल्य को निकालने के कितने उपाय होते हैं, 15 होते हैं। फिर द्विविध शल्य, दो प्रकार के शल्य अलग होते हैं, एक कर्णी शल्य और एक लक्षण शल्य। फिर सर्व शल्य निर्हरण के उपाय दो प्रकार के होते हैं, एक प्रतिलोम विधि से निकालना, अनुलोम विधि से निकालना। प्रतिलोम मतलब सेम डायरेक्शन से निकालना, और अनुलोम मतलब पराचीन अपोजिट डायरेक्शन से निकालना। ठीक है ना। प्रतिलोम मतलब ऐसे सीधे जा रहा है तीर, उसको जिधर से जा रहा था, जैसा जा रहा था वैसे ही आगे की तरफ बढ़ाते रहो, निकाल लो। ठीक है ना। अनुलोम मतलब क्या है, ऐसा गोला, जैसे हम हमेशा अपने को अनुलोम विधि से ही निकालना चाहिए, प्रतिलोम से निकालेंगे तो आगे का फाड़ कर निकलेगा। प्रतिलोम और अपराचीन विधि, जो शल्य शरीर के अंदर दूर तक नहीं गया हो उसे प्रतिलोम करके, अर्थात उसी प्रवेश मार्ग से रिटर्न करके अपने को निकाल लेना है। ठीक है ना। उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रतिलोम बोलते हैं। ठीक है। फिर अनुलोम या पराचीन विधि, शरीर में दूर तक प्रविष्ट शल्य को अनुलोम अर्थात प्रवेश मार्ग से न निकालकर नया मार्ग बना के निकालना, उसको अपन क्या बोलते हैं, अनुलोम या पराचीन बोलते हैं। जिस दिशा से शल्य प्रविष्ट हुआ उसी दिशा में आगे बढ़ाकर निकालना अनुलोम या पराचीन कहलाता है। ठीक है। अनुलोम प्रतिलोम से याद रखेंगे, अर्वाचीन प्रवाचीन तो बन ही जाएगा अपने से। कक्षा वंक्षण परशुकांतर प्रदेश में फंसे फंसे हुए तीक्ष्ण धार मुख वाले शल्य को, जो कि हाथ से ना निकाल जा सके, उसे मार्ग से हाथ से प्रतिलोम निकालने का प्रयत्न करे। जिसे हाथ से निकालना न संभव उसे शस्त्र से काटकर पश्चात यंत्र से निकालने से, पता है आपने को। स्वर्ण, रजत, ताम्र, पीतल, त्रपु, सीसा, इनके शल्य शरीर में अधिक समय तक पड़े रहने पर शरीरस्थ पित्त के तेज से गलकर विलीन हो जाते हैं। अपन ने देखा भैया, जो मेटल्स होती है ना, मेटल छोड़ दो शरीर से गल के खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिक। लेकिन वृक्ष, बांस, तृण, इन सब का अगर शल्य लंबे समय थे तो रक्त और मांस को सड़ा के पका देता, मार देता भैया। तो याद रख लेना भैया, अगर किसी लकड़ी का कांटा चुभ जाना और लोहे का कांटा चुभ जाना में कौन ज्यादा खतरनाक है, तो लकड़ी का कांटा ज्यादा खराब है भैया। लोहे का तो क्या होगा, गला देगी भैया शरीर का पित्त, उसको ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है। इस प्रकार सींग, दांत, केश, अस्थि, बांस, लकड़ी, पत्थर, मिट्टी के शल्य लंबे समय तक पड़े रहने पर नष्ट नहीं होते हैं, है ना। हाल, हस्त, रस्सी, फांसी से कंठ दबाने पर प्रकुपित वायु होकर कफ को कुपित कर, मैंने बोला था फांसी लगाना क्या होता है, बहुत खराब होता है ना। कौन सा दोष दूषित होता है, व्यवहार आयुर्वेद का वर्णन सूत्र 27 में दे रखा है। और हस्त से गला दबाना या रस्सी या फांसी, इन सब से कंठ अगर दबाते तो कौन कौन से दोष दूषित होते हैं, वात और कफ दूषित होते हैं, बहुत खराब होता है।
लालास्त्राव फेनागम संज्ञानाश होता है, ऐसे में अभ्यंग स्वेदन करके तीक्ष्ण नस्य वातनाशक औषधियों को पान करवाना है। ग्रास शल्य, खाना खाने में अगर कुछ गले में फंस गया है तो उसको कंठ में आसक्त होने पर उसके स्कंद प्रदेश में मुष्टि प्रहार करते हैं। सबको पता भैया, गले में कुछ फंस गया, कंधे पे धमाधम मुष्टि प्रहार करते हैं अपन, है ना। इसलिए मद्य पान अपने को पिलाना चाहिए। ठीक है, तो ये शल्य तंत्र का कुछ कुछ अपन ने पढ़ लिया है। अब क्षार कर्म, अग्निवर्म और ये सब आगामी कक्षाओं से पढ़ते हैं। क्षार कर्म, चलो क्षार कर्म अग्निकर्म शाम में पढ़ लिया जाएगा, इकट्ठा ज्यादा हो जाएगा।